सो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म कर देंगे। और आज तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, एक बार कंफर्म करो। एंड कल ही हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था, बट अनफॉर्चुनेटली कल ये चैप्टर कंप्लीट हो नहीं पाया था क्योंकि लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी बीच में ही। तो एक बार जरा कंफर्म कर देंगे सभी लोग कि सारी चीज़ें प्रॉपर हैं, देन हम लोग स्टार्ट करते हैं। वॉइस आज भी को हो रही है। एंड कल ही हम लोगों ने चैप्टर क्या ठीक है, अभी तो प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा आई थिंक। ठीक है, एक बार कंफर्म कर देना। अभी प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा ना? ठीक है, वॉइस गूंज रही है, अभी गूंज नहीं रही होगी। एक बार कंफर्म कर देना। ठीक है, अभी तो प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा आई थिंक। ठीक है, एक बार कंफर्म कर देना। अभी प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा ना? ठीक है, वॉइस गूंज रही है, अभी गूंज नहीं रही होगी। ठीक है, ऑल गुड। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। जैसे कि मैंने आपको बताया, कल हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था, बट अनफॉर्चुनेटली कल हम लोग इसको कंप्लीट नहीं कर पाए। तो जो कंप्लीशन आज हम लोग इसका करने वाले हैं। ठीक, चलिए। हाँ जी, तो कल हम लोगों ने जो जो चीज़ें पढ़ ली थी, अब कंसिडरिंग कि भाई वो चीज़ें आप नहीं जानते हैं, ठीक है, फिर से स्टार्ट करते हैं एकदम स्टार्टिंग से। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम होता है, एटम होता क्या है? एटम होता है आपका, देखो, एटम को सबसे पहले नेम किया था, इसको हिंदी में बोलते हैं परमाणु। डेमोक्रिटस ने इसको सबसे पहले नेम किया था, डेमोक्रिटस ने। एटम एक इनडिविजिबल पार्टिकल है ऐसा कंसिडर किया जाता था लोगों के द्वारा। जैसे कि इंडियन फिलोसोफर थे कन्नड़, जिन्होंने कि वैशेषिका फिलॉसफी दी थी। हम लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा था इस चीज़ को। वैशेषिका फिलॉसफी उन्होंने प्रोपाउंड करी थी। देन और भी हमारे काफ़ी सारे साइंटिस्ट आए और उन्होंने बोला कि एटम से ही सारा मैटर बना हुआ है। कोई भी जो मैटर बना हुआ है, और मैटर हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज़ मैटर, नहीं पदार्थ होता क्या है। तो मैटर के हमने डिफरेंट स्टेट्स पढ़े थे। जरा बताइए, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर हमने क्या पढ़ा था? तो हमने ये पढ़ा था कि जो मैटर होता है वो हमारी 5 स्टेट में एग्जिस्ट करता है। सॉलिड, लिक्विड, गैस। गैस को अगर बहुत ज़्यादा हीट कर देंगे तो वो आयनाइज हो जाएगी, वो प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाएगी। एंड अगर उसको एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे कूल डाउन कर देंगे तो वो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट बन जाएगी। अब जो भी मैटर है, जैसे कि हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं, हम बायोलॉजी में इस चीज़ को पढ़ते हैं कि कोई भी चीज़, कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो सेल का बना हुआ है। सेल इज़ दी बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हर चीज़ सेल की बनी हुई है, हर चीज़ कोशिका की बनी हुई है। इस तरह हर मैटर भी एटम का बना हुआ है। तो व्हाट आर एटम्स हमने पढ़ लिया। दो हमारे साइंटिस्ट हैं जिनका नाम था लेवॉइजियर एंड प्राउस्ट। ठीक है, लेवॉइजियर एंड जोसेफ प्राउस्ट। ठीक है, ये दो लोग आए और इन्होंने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दिया, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दिए, जिसमें कि इन्होंने 2 लॉ दिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि द्रव्यमान का संरक्षण, और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। 2 इन्होंने लॉ दिए और इसमें ये चीज़ बताई इन्होंने। सबसे पहला जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो ये बात करता है कि किस तरह से जब कोई एक रिएक्शन होती है तो उसमें लेफ्ट साइड में हम रिएक्टेंट्स को लिखते हैं और राइट साइड में हम प्रोडक्ट्स को लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक रिएक्शन है, मान लेते हैं A+B इसमें रिएक्टेंट है और C और D इसमें प्रोडक्ट्स हैं। तो जो मास होगा A और B का कंबाइंड विल बी इक्वल टू द मास ऑफ C और D का कंबाइंड। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये बोलता है कि एनी कंपाउंड composed of 2 or more elements and each substance such compound had the same elements in the same proportion irrespective of where the compound came from or who prepared it। इन्होंने ये बोला कि जो कंपाउंड है वो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स का मिलकर बना होता है और वो सेम प्रपोर्शन में रहता है। वो जो कंपाउंड है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ वाटर की, ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ वाटर की, तो वाटर इज अ कंपाउंड क्योंकि 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। और इसमें किस के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं हमें? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 2 यहाँ पे एलिमेंट है जो कंबाइन किए हैं। किस रेशियो में? ये हाइड्रोजन 2 और 1 के रेशियो में। हाँ जी, ठीक है।
कल वाली क्लास नहीं मिल रही सर जी, वही चल रही है। ठीक है, तो ये 2 और 1 के रेशियो में, 2 और 1 के अनुपात में रहते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब ये जो दोनों मिलते हैं H2O के फॉर्म में ही मिलेंगे। आप वाटर चाहे कहीं का भी लीजिए, मैंने आपको पिछले भी क्लास में यही सेम चीज़ बताई थी कि आप चाहे अपने पीने वाला पानी लीजिए, नहाने वाला पानी लीजिए, धोने वाला पानी लीजिए, नाले का पानी लीजिए, सारे जो पानी हैं सब में जो केमिकल कॉम्बिनेशन होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, वो इसी फॉर्म में होगा H2O। ये होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कि जो कंपाउंड बन रहा है उसमें जो मॉलिक्यूल होगा वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में कंबाइन करेगा। आप मेथेन ले लेंगे तो वो CH4 में ही मिलेगा। ठीक है, तो ये 2 चीज़ हैं। अब यहाँ पे एटॉमिक थ्योरी की बात है कि भाई एटम का एक स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, एटम का मतलब क्या होता है, एटम के अंदर क्या एटम को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं, एक एटम यानी कि एक परमाणु दिखता कैसा है। तो जॉन डाल्टन थे और इन्होंने क्या दिया, इन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी, इन्होंने परमाणु सिद्धांत दिया। और परमाणु सिद्धांत के इनके कुछ पॉस्टुलेट्स थे। पॉस्टुलेट मतलब इन्होंने अपनी थ्योरी में क्या क्या दिया, जो इन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी उसमें इन्होंने क्या क्या बोला। तो पहली चीज़ तो उन्होंने बोली ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एटम, यानी सारे जो पदार्थ है वो परमाणु का बना हुआ है। ये अभी हम देख के आए हैं। ठीक है, पहला वाला तो हमें पता है। फिर दूसरी चीज़ इन्होंने बोली कि एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। यानी एटम्स जो होते हैं परमाणु, ये इनडिविजिबल पार्टिकल होते हैं, यानी इनको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं और इनको केमिकल रिएक्शन के दौरान ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, यानी कि ये कांस्टेंट रहते हैं। जो दूसरी बात है दैट दे कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, सही है। लेकिन जो इसका पहला पार्ट है, यूपीएससी में पता है स्टेटमेंट वाला जो क्वेश्चन आते हैं वो यूपीएससी इस तरह से पूछता है, उसमें एक पार्ट जो है सही होगा, एक पार्ट गलत होगा, तो उस स्टेटमेंट को हमें गलत मानना पड़ता है। तो वैसे यहाँ पे भी है, इसका जो दूसरा पार्ट है वो तो सही है कि दे कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, बट दे आर नॉट द इंडिविजिबल पार्टिकल। इन्होंने बोला था इंडिविजिबल है, इसका मतलब इनको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम आगे जाके देखेंगे अभी कि किस तरह से जो फर्दर हमारे पॉस्टुलेट आए, ठीक है, तो उसमें ये बात कही गई कि नहीं, इनको बिल्कुल डिवाइड किया जा सकता है। कैसे पता चला, जब इनके सब एटॉमिक पार्टिकल, जब प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, आखिर में न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई, तो इससे हमें पता चला कि भाई एटम के अंदर भी कुछ है। क्योंकि जब हम मान लो किन्हीं चीज़ों, 2 चीज़ों को रब कर रहे थे तो चीज़ें चार्ज हो रही थी। वो तो चार्ज क्यों हो रही थी, क्योंकि कोई ना कोई तो चार्ज प्रेजेंट है अंदर, जो चार्ज बाहर निकल के आ रहा है चीज़ों को रब करने पे। आपने देखा भी होगा, कंघा अगर आप रब करो अपने बालों में, उसके बाद अगर पेपर्स के जो टाइनी बिट्स होंगे, है ना, पेपर के जो टुकड़े होंगे, उनके ऊपर अगर आप कंघे को रखो तो वो पेपर के जो टुकड़े होते हैं वो छोटे छोटे से वो चिपक जाएंगे उसमें कंघे में। ठीक है, वो चार्ज अप हो गए। तो एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इसका मतलब क्या है कि आइडेंटिक ऑफ अ गिवन एलिमेंट आइडेंटिकल इन मास, यानी कि फॉर एग्जांपल, और दूसरा भी यहाँ पे पढ़ लेते हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक मान ले लेते हैं कि ये गोल्ड है, ये हमारा, ठीक है, ये गोल्ड की एक रॉड है और ये एक सिल्वर की रॉड है। ठीक है, आयरन वायरन में हम डील नहीं करते हैं, ठीक है, थोड़ा अमीर लोग हैं तो गोल्ड में अगर बात करें तो गोल्ड में हमें किस चीज़ के, जो गोल्ड एलिमेंट है इसमें किस चीज़ के एटम देखने को मिलेंगे, हमें गोल्ड के एटम्स देखने को मिलेंगे। गोल्ड का सिंबल AU होता है। ठीक है, सिल्वर की अगर हम बात करेंगे तो इसका सिंबल AG होता है। ठीक है, तो अभी हम सिंबल्स पे भी आएंगे कि किसका सिंबल मतलब क्यों AG क्यों है, क्यों AU, वो भी हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर मैं गोल्ड की जो रॉड है, फिर प्लेट मान लो, बिस्किट मान लो, कहीं से भी इस गोल्ड के बिस्किट में से मैं कहीं से भी अगर कोई भी एटम उठाऊंगा तो जो भी मुझे एटम मिलेगा गोल्ड का, दे विल बी कंप्लीटली आइडेंटिकल। मास सेम होगा, प्रॉपर्टी सेम होगी, सब कुछ सेम होगा, कुछ भी डिफरेंट नहीं होगा इन दोनों में। लेकिन अगर मैं इसको इससे कंपेयर करने लगा, या फिर अगर फॉर एग्जांपल ये सिल्वर का एटम है, यहाँ से मैंने कोई और सिल्वर का एटम उठा लिया, एकदम आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज होंगी। लेकिन अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करने लगा, सिल्वर और गोल्ड को, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इनका सिमिलर मास और केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं होंगी। सिंपल सी बात। एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड, यानी कि एटम जो हैं वो होल नंबर में कंबाइन करते हैं कंपाउंड बनाने के लिए। जैसे कि H2O देखते हैं, CH4 देखते हैं। ठीक है, Al एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 फॉर्मूला कैसे लिखते हैं वो भी अभी देखेंगे, तब भी समझ में आएगा जब वैलेंसी संयोजकता का कॉन्सेप्ट समझेंगे यार, जिसको हम कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट्स, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम्स बोलते हैं। ठीक है, या फिर CO2, कभी तुम इस तरह से नहीं देखोगे भाई Al
1.5 Cl2.5 H 2.5 O 3.5। पॉइंट में नहीं, हमेशा होल नंबर में कंबाइन करते हैं। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। वो कांस्टेंट रहेगा, वही जो मैंने पीछे बात बोली थी। आप कहीं से भी उसको उठा के लाओ, उस कंपाउंड के जो नंबर ऑफ एटम्स जो कंबाइन हुए होंगे जिस प्रोपोर्शन में, वो सेम रहेगा। अब सिंबल ऑफ एलिमेंट पे आता है। यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है, वैसे तो होना तो नहीं चाहिए। आप में से काफ़ी लोगों ने तो ये चीज़ कल भी पढ़ी होगी। अगर किसी को डाउट है तो बता सकता है। ये सिंबल दिए किसने? सिंबल सबसे पहले जो प्रपोज किए थे, या फिर सिंबल हम बोल सकते हैं सबसे पहले जो दिए गए थे सिंबल, वो बर्जीलियस ने दिए थे। किसने? बर्जीलियस करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिए थे। लेकिन सबसे पहले इनको यूज करने वाले बने थे जॉन डाल्टन, जिनकी थ्योरी अभी हम जिनके थ्योरी के पॉस्टुलेट्स पढ़ रहे थे अभी तक, जिन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी थी, परमाणु सिद्धांत दिया था। तो बर्जीलियस वाज द फर्स्ट टू गिव दी सिंबल फॉर केमिकल एलिमेंट्स, और जॉन डाल्टन उनको पहले यूज करने वाले बने थे। ऐसे यही आपका एनसीईआरटी में लिखा हुआ, यही आपको कंसिडर करना है। अब सिंबल लिखा कैसे जाता है किसी एलिमेंट का? तो किसी भी एलिमेंट का सिंबल इस तरह से लिखा जाता है कि उसका जो भी नाम है उसका पहला लेटर हम कैपिटल में लिखेंगे, दूसरा लेटर स्मॉल लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेता हूँ कोबाल्ट का। ठीक है, कोबाल्ट का मैंने एग्जांपल लिया, तो मैं सी लिखूंगा पहला लेटर और दूसरा लेटर इसका स्मॉल में लिखूंगा। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ एल्यूमिनियम को। ठीक है, एल्यूमिनियम को ले लेता हूँ मैं कैपिटल ए स्मॉल एल। लेकिन गड़बड़ हो जाएगी अगर मैं दूसरे वाले को कैपिटल उसको भी लिख दूंगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल इसको मैंने कैपिटल लिख दिया, तो अब ये कोई एलिमेंट नहीं रहा, ये कोबाल्ट एलिमेंट था। ये एक्चुअल में कंपाउंड बन गया जिसमें एक कार्बन है, एक ऑक्सीजन है। तो दूसरे वाले को कभी भी हम कैपिटल में नहीं लिखते अगर किसी एलिमेंट का सिंबल लिख रहे हैं, क्योंकि अगर लिख दिया तो एक कंपाउंड बन जाएगा। जैसे यहाँ पे स्मॉल लिखा है। ठीक है, तो फिर बात ये आती है कि फिर हम आयरन को IR क्यों नहीं लिखते हैं, सोडियम को SA क्यों नहीं लिखते हैं, पोटेशियम को PO क्यों नहीं लिखते हैं? उसके पीछे का भी रीज़न है, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो। इनके लैटिन नेम से इनके सिंबल्स डिराइव किए गए हैं। यहाँ पे लैटिन में इनको फेरम बोलते हैं, तो कैपिटल F और स्मॉल E ले लिया। लैटिन में इनको सोडियम को नाइट्रियम बोलते हैं, कैपिटल N और स्मॉल A। पोटेशियम का हमने सिर्फ K लिया, पोटेशियम को लैटिन में कैलियम बोलते हैं, तो इसका हमने कैपिटल K ले लिया। ऐसे ही गोल्ड का AU होता है, क्यों? क्योंकि गोल्ड को लैटिन में ऑरम बोलते हैं, ऑरम बोलते हैं। तो फिर हमने क्या किया, हमने A और U ले लिया। अच्छा, कुछ जो आपके हैं जैसे कि कॉपर हो गया हमारा, तो उसके पीछे का रीज़न है कि वो कहाँ से डिराइव हुआ है। जैसे जो कॉपर है आपका, कॉपर है, उसको CO ना लिख के CU लिखते हैं, क्योंकि CO जो है, CO का पेटेंट कोबाल्ट ने ले रखा है। CU क्यों लिखते हैं? ड्यू टू द कंट्री फ्रॉम वेयर इट इज़ डिराइव्ड। तो ये साइप्रस में सबसे पहले बार मिला था। साइप्रस इज़ मेडिटेरियन सी की एक कंट्री। आप भूमध्य सागर में देखोगे, भूमध्य सागर हम लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ रखा है कि ऊपर हमारा क्या है, ऊपर है यहाँ पे यूरोप और नीचे अफ्रीका है। जरा बताओ यहाँ पे कौन सी स्ट्रेट है, कौन सी जल डमरू मध्य, यहाँ पे कौन सी कैनाल है जो इसको मेडिटेरियन सी को रेड सी यानी कि लाल सागर से जोड़ती है, बताइए। तो साइप्रस एक देश है यहाँ पे, ठीक है, आइलैंड कंट्री है, वहाँ पे सबसे पहले कॉपर मिला था। इसकी वजह से ही उसको हम CU के रूप में लिखते हैं। जैसे सिल्वर को AG क्यों लिखते हैं? बिकॉज वहाँ पे जहाँ इसका लैटिन में अर्जेंटम होता है वर्ड, ठीक है, अर्जेंटम बोलते हैं इसको। क्लियर है? तो ये है आपका जिब्राल्टार स्ट्रेट और ये है आपका सुएज कैनाल, जो आपका इजिप्ट के कंट्रोल में। इजिप्ट की पता तुम लोगों को, इजिप्ट की 4% GDP सुएज कैनाल से टोल टैक्स इकट्ठा करके चलती है। समझ रहे हो? GDP के 4% सुएज कैनाल से जो टोल टैक्स, जो कार्गो यहाँ से पास होते हैं ना, तभी सभी कंट्रीज जो है इसका ऑल्टरनेटिव देख रही हैं, जो इजराइल से एक कैनाल देख रही हैं जो यहाँ से पास होगा, जो डायरेक्टली एशिया का कनेक्टिविटी देगा। बिल्कुल सही है सभी का। इनोशन चंद्र नारायण, सुमिता, शालिनी शर्मा जी, बिल्कुल सही है। विनाश, हाँ जी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अभी और देखते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी एटॉमिसिटी बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं, परमाणुता क्या होती है। अब आते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है, कि जब डाल्टन जी की थ्योरी फेल होने लगी, जब ये सब एटॉमिक पार्टिकल हमें मिलने लगे, तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी, ये भी देखते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों की। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी होती है इन द ईयर 1900, ठीक है, 1900 साल में ये होती है। और कौन करता है? लेकिन बिफोर दैट यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हैं उसको पढ़ लेते हैं, डिस्कवरी भी देख लेंगे अभी। चार्ज ऑन द पार्टिकल होता है इसमें -1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम्ब, ये चार्ज होता है किसी एक इलेक्ट्रॉन पे। प्रोटॉन पे भी बिल्कुल सेम चार्ज होता है, सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज होता है, बट चार्ज जो होता है मैग्नीट्यूड सेम है,
लेकिन अगर आप ये देखें चार्ज, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, मैग्नीट्यूड सिर्फ सेम है, ठीक है, लेकिन ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। मास की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन का 9.11 इंटू 10⁻31 kg और वहीं प्रोटॉन का 1.673 इंटू 10⁻27 kg। इतनी आपको मैथ्स आनी चाहिए कि आप बता सके कि भाई ये काफ़ी छोटा है एज कंपेयर टू दिस। दैट मीन कि प्रोटॉन हमारा काफ़ी भारी है, मतलब इतना भी भारी नहीं है, लेकिन हाँ इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में बहुत भारी है। कितना भारी है? 2000 गुना, 2000 टाइम्स रफली भारी है। कि अगर 1 एटॉमिक यूनिट अगर मास कंसिडर कर रहे हैं प्रोटॉन का द्रव्यमान, तो आप देख सकते हो 1/1840 एटॉमिक मास यूनिट इलेक्ट्रॉन का मास है। दैट मीन्स 2000 टाइम्स हैवियर है प्रोटॉन एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। क्लियर? कहाँ है लोकेशन, अब इसको भूल जाओ, वो लोकेशन बाद में देखेंगे रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट करने के बाद। न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन हाँ उसका मास एकदम सेम होता है प्रोटॉन की तरह। इसी तरह आपका एक पॉजिट्रॉन देखने को मिलेगा, जिसका डिस्कवरी करा था कार्ल एंडरसन ने। इसमें भी क्या होता है, ये एकदम इलेक्ट्रॉन की तरह सेम होता है, बट इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, उतना ही चार्ज होता है लेकिन पॉजिटिव में होता है, तो आप इसको प्रोटॉन से लेकिन कंफ्यूज मत करिएगा कि भाई प्रोटॉन में भी तो वही सेम था कि इसमें पॉजिटिव में था, मैग्नीट्यूड तो दोनों में सेम ही था। अंतर प्रोटॉन और पॉजिट्रॉन में ये है कि जो पॉजिट्रॉन है इसका मास इलेक्ट्रॉन के जितना है, लेकिन प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से 2000 गुना ज़्यादा है। ठीक है, अब इनकी डिस्कवरी देख लेते हैं, किसने किसकी डिस्कवरी करी। तो देखिए सबसे पहले तो देखें तो प्रोटॉन की ही डिस्कवरी हुई थी। प्रोटॉन की सबसे पहले डिस्कवरी करी थी गोल्डस्टीन ने, और ये प्रोटॉन के रूप में नहीं करी थी इन्होंने, एक पॉजिटिव कैनाल रेस के रूप में इन्होंने करी थी गोल्डस्टीन ने। और पता है कब करी थी? हिंट देते हैं आपको, बताएंगे आप। जिस साल मतलब कांग्रेस बनी, तो उसके अगले साल इन्होंने बोला कि भाई कांग्रेस तक बन गई है और अभी तक हम एटम के अंदर क्या वही नहीं पता लगा पा रहे हैं। तो अगले साल इन्होंने कैनाल रेस की जो है डिस्कवरी कर दी, लेकिन उसको प्रोटॉन नाम कारण नहीं कर पाए थे, क्लियरली बता नहीं पाए थे। कैनाल रेस की तो डिस्कवरी कर ली थी, इसलिए पूरा क्रेडिट इनको भी नहीं जाता प्रोटॉन की डिस्कवरी का। तो उन्होंने इन द ईयर 1886, अब देखो ये रटना नहीं है, ठीक है, अब याद हो जाएगा आपको, अपने आप याद हो गया। अगर कभी आएगा तो तुम्हें पता है कांग्रेस जब बनी थी उसके अगले साल। ठीक है, अब बाकी भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन कब बना? ठीक है, ईंट पर नाच करके हमें याद करना होता है, ईंट पर नाच। ठीक है, ईंट पर नाच। तो इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी जे थॉमसन ने। किसने करी थी? जे थॉमसन ने इन द ईयर 1900। प्रोटॉन की खोज करी थी रदरफोर्ड ने। अभी तो सर बता रहे थे गोल्डस्टीन, तो गोल्डस्टीन ने भी करी थी, लेकिन उनको वो क्लियरली नामकरण कर नहीं पाए थे। बाद में इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, किसने? रदरफोर्ड ने। ठीक है, रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसके बाद अभी हम देखेंगे कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने प्रोटॉन की डिस्कवरी करी थी। और न्यूट्रॉन जो हमारे न्यूट्रल होते हैं, कोई चार्ज नहीं होता, उसकी खोज जेम्स चैडविक ने करी थी। और कब करी थी? अगेन हिंट देते हैं, तुम बताओगे। जिस साल पूना पैक्ट साइन हुआ था। अब बताओ, तुम्हारी हिस्ट्री भी टेस्ट कर लेते हैं, लगे हाथ। अब आते हैं जे थॉमसन ने जो एटॉमिक मॉडल दिया था उसको देखते हैं। वही जे थॉमसन जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करते ही ये खुद को सर्वज्ञाता समझने लगे कि हमने पूरा सब कुछ समझ लिया है, लेकिन बाद में जब रदरफोर्ड ने इनकी पूरी थ्योरी को गलत प्रूव कर दिया। इन्होंने मॉडल दिया जिसको बोलते हैं प्लम पडिंग मॉडल। In the year 1904, proposed that an atom was sphere of positive electricity in which were embedded number of electrons sufficient to neutralize the positive charge. This may be compared with a watermelon in which seeds were embedded, or with the pudding contained currants, which means dry fruits. This model of atom is called as Thomson's model. अब ये मॉडल बोलता क्या है? ये मॉडल ये बोलता है कि आप एटम को कंपेयर करो एक तरबूज के साथ, वाटरमेलन के साथ। तरबूज में ये होता है लाल लाल गूदा बोलते हैं इसको। ठीक है, गूदे में होता है ये बीज। ये क्या होता है? ये होता है बीज होते हैं, इनको बोलते हैं सीड्स। तो इन्होंने बोला उसी के साथ कंपेयर करो ये जो लाल लाल होता है, ठीक है, जिसको हम खाते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज से इसको कंपेयर करिए। बहुत सारा, मतलब एटम में पूरा पॉजिटिव हो रखा है। एंड बीच में सीड्स की तरह, बीज की तरह इलेक्ट्रॉन घुसे हुए हैं। ये मॉडल दिया था। सिमिलरली पडिंग क्या होता है? पडिंग खीर होती है। खीर में जिस तरह नहीं दूध वगैरह होता है, और उसमें ऐसे करके कुछ ड्राई फ्रूट्स होते हैं बीच में। तो जो दूध और जो चावल हो गया वो पूरा पॉजिटिव चार्ज हो गया, और जो आपके ड्राई फ्रूट्स हैं, थोड़े नट्स वगैरह जो पड़े हुए हैं, वो आप मान लो जैसे नहीं वो आता है केलॉग्स का मूसली आता है वो,
तो उससे भी आप कंपेयर कर सकते हो, लेकिन खैर उसमें ज़्यादा नट्स होते हैं तो थ्योरी फेल हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे आप इस तरह से मान सकते हो कि भाई जो खीर होती है, खीर में जो बीच बीच में कुछ ड्राई फ्रूट्स होते हैं, उसके साथ आप कंपेयर कर सकते हो। ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो जो पूरी खीर है, ठीक है, यानी कि जो वाइटिश पार्ट है वो आपका होता है क्या, पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो पहले ही बता देता हूँ पूना पैक्ट जिन लोगों को नहीं पता 1932 है ना, गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में। लेकिन आपको कहीं कहीं गांधी जी की जगह मदन मोहन मालवीय दिखते हो, सब हमने स्ट्रीम पढ़ा था, लेकिन यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी 1932 में हुई थी। अब रदरफोर्ड आते हैं, अपना एक डब्बा लेके आते हैं, ठीक है, डब्बा, लेड का डब्बा लेके आते हैं और डब्बे के अंदर जो फिट किए रहते हैं क्या, डब्बे के अंदर फिट किए रहते हैं हीलियम का एक सोर्स, ठीक है, अल्फा पार्टिकल, नॉट हीलियम, अल्फा पार्टिकल का एक सोर्स जो कि डबली चार्ज्ड हीलियम एटम होता है। अल्फा पार्टिकल का एक सोर्स रखे हुए हैं अंदर और उसको एकदम धड़ाधड़ किसमें मारते हैं, फेंक के, इसको मारते हैं गोल्ड, थिन गोल्ड फॉयल में, बहुत ही पतली सी परत बनाते हैं गोल्ड की, सोने की। भाई रदरफोर्ड को ऐसा क्या मतलब, बप्पी लहरी से इंस्पायर्ड थे क्या, उसका नहीं ले सकते थे आयरन वगैरह किसी और मेटल का। तो एक्चुअल में हम अगले लेक्चर में जब मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कि मेटल्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो बहुत ही मैलिएबल होते हैं। मैलिएबल वो प्रॉपर्टी होती है जो ये बताती है कि कोई भी मेटल को हम उसको पीट के थिन शीट्स में ड्रॉ कर सकते हैं। क्या कौन स्पैम कर रहा है भाई, काइंडली अपडेट पॉलिटी नोट्स है, लूप वीडियोस, मतलब तुम तो लूप चलाए दे रहे हो पूरा, है फीडबैक लूप चल रहा है तुम्हारा, जैसे कंप्यूटर में प्रोग्राम लिख के हम लूप चलाते हैं। ठीक है, वो हो जाएंगे अपडेट। जो नोट्स बनाते हैं उनके फादर की भी तबीयत काफ़ी ख़राब है, मैं को पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, इस वजह से वो अपडेट नहीं हो रहा है, क्योंकि अब कोई और तो नहीं कर सकता ना, वही करेंगे। और वो ऐसे तो नहीं हाथ में लिखे हुए नोट्स हैं, वो डिजिटल नोट्स बने हुए हैं। खैर, जो गोल्ड होता है वो बहुत ही ज़्यादा मैलिएबल है, इसको बहुत ही थिन शीट में ड्रॉ कर सकते हैं। गोल्ड जो फॉयल होती है जो उन्होंने बनाई थी वो रफली आई थिंक 1000 एटम्स थिक थी, 1000 एटम्स थिक थी। अब ये तुम सोचो कि बहुत थिक है, ये तो 1000 एटम्स थिक है। जो आपकी पेपर होता है ना, पेपर, वो आप ये मान लो कि उसमें लाखों एटम्स थिक है, वो जो पेपर होता है आपका बहुत पतला सा, अब उससे भी पतला बनाए थे सो दैट ये प्रिसाइजली इस एक्सपेरिमेंट को कैरी आउट कर सकें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वही लिखी हुई हैं जो मैंने आपको बताई। 1000 एटम्स थिक उन्होंने बनाई और डबली चार्ज हीलियम आयंस को उन्होंने बम्बार्ड करवाया, जिनको अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। ठीक है, कायदे से होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था, क्योंकि ये जो गोल्ड फॉयल है, जैसा कि जे थॉमसन ने बताया कि एक एटम के अंदर पूरा पॉजिटिव भरा हुआ है, तो इनका ये मानना था रदरफोर्ड जी का, पॉजिटिव भरा हुआ है तो मैं भेज रहा हूँ यहाँ से पॉजिटिव। लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो लाइक चार्जेस हैं, दोनों प्लस हैं, तो डिफ्लेक्शन होना चाहिए, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, क्योंकि ये इसका मास बहुत ज़्यादा है जो मैं अल्फा पार्टिकल भेज रहा हूँ। तो ठीक है, पूरा रिबाउंड ना करे, लेकिन डिफ्लेक्ट कर जाएंगे सारे, हाँ इक्का दुक्का पास हो जाएंगे, लेकिन पूरा ही पॉजिटिव है एटम, तो ऑलमोस्ट सारे ही हो जाएंगे, इक्का दुक्का ही हो सकता है कि ना हो। लेकिन जब ये मारे वहाँ फेंक के, तो इनको पता चला ले भैया सारे निकल गए, कोई आए नहीं लौट के, इक्का दुक्का ही डिफ्लेक्ट हुए, और बहुत ही इक्का दुक्का ही आप मान सकते हो कि जो टर्न बैक किए 90 डिग्री में घूमे। इनका माथा खराब, इनके लिए इतना सरप्राइजिंग था ये एक्सपेरिमेंट कि भाई एक टिश्यू पेपर में जिस तरह से हम गोली मारें, गोली चलाएं और गोली वापस आ जाए, इतना सरप्राइजिंग था इनके लिए। जब इनका फिर ये कहना हुआ कि भाई अगर सब पॉजिटिव है पूरे एटम में, तो काहे जब मैंने पॉजिटिव फेंक के मारा तो इसको तो डिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए था। तब इन्होंने बोला कि नहीं भाई, एटम के अंदर तो पूरा सब कुछ खाली पड़ा हुआ है, तभी तो वो चला गया सीधे, तभी तो चला गया। लेकिन कुछ हैं जो हल्का सा डिफ्लेक्शन देखने को मिला है, जैसे ये पहला देखो, हल्का सा डिफ्लेक्शन देखने को मिला है, और एक है जो आपका एकदम रिबाउंड मार गया है। कुछ ही हैं, कितने हैं पता है? सरप्राइजिंगली 1 out of every 12,000 particles appear to rebound, that is got deflected by 90 degree. 1 in 12,000, ये रेशियो है डिफ्लेक्शन का 90 डिग्री से। दैट मीन्स कि कुछ तो है अंदर दया, कुछ तो है जो बहुत भारी है, जिसकी वजह से डिफ्लेक्शन हुआ, लेकिन बहुत छोटा स्पेस ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। तभी तो 12,000 पार्टिकल में मात्र एक ही लौट के आया है, मतलब 90 डिग्री में डिफ्लेक्ट किया। कुछ डिफ्लेक्ट किए गए विद अ वेरी स्मॉल एंगल, हो सकता है वो जो भारी चीज़ है उसके जस्ट पास से निकले हों वो। तब इन्होंने ये चीज़ को बताया कि भाई मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, because most of the alpha particle pass through the gold foil without getting deflected. Some particle were deflected from their path, indicating that
इंग्लिश के तो एकदम खैर, दैट देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी इन एन एटम। हल्का सा डिफ्लेक्शन हुआ, मतलब ये है कि पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव बॉडी है, लेकिन उसने बहुत ही छोटा स्पेस ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। द अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल आर दोज विच पास क्लोज टू दिस पॉजिटिव बॉडी। द अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड थ्रू अ लार्ज एंगल वर विच पास्ड वेरी क्लोज टू दिस पॉजिटिव बॉडी। जो एकदम क्लोजली गया वो एकदम ही डिफ्लेक्ट कर गया, जो थोड़ा सा पास से गुजरे वो हल्का सा डिफ्लेक्ट हो गए। क्लियर इतनी बात? Since some alpha particle are deflected back and alpha particle are heavy particle, these could be deflected only when they strike a heavier body inside the atom. Since a number of deflected is very small, this shows that the heavy body present in the atom must be occupying a very small volume. तब इन्होंने बताया कि भाई जो एटम होता है उसमें दो चीज़ें होती हैं, न्यूक्लियर और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, और एंटायर मास जो होता है एटम का, पूरा जो भार होता है उसके केंद्र में न्यूक्लियस में रिसाइड करता है, जो कि बहुत छोटा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है, और ये बना होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल ही है, न्यूट्रल है, उसका तो कोई चार्ज ही नहीं है। प्रोटॉन अगर पॉजिटिव है तो मतलब इसका पॉजिटिव होगा, तभी तो एटम 90 डिग्री से डिफ्लेक्ट कर रहा है, फिर हल्का फुल्का डिफ्लेक्शन हो रहा है। अगर पूरे में पॉजिटिव पॉजिटिव होता तो भाई एक भी बाहर ना जाता, सारे डिफ्लेक्ट होते। सिंस द इलेक्ट्रॉन्स हैव नेग्लिजिबल मास ऑफ द एटम इज मेनली ड्यू टू प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन का तो देखा कि भाई प्रोटॉन का जितना होता है उससे 2000 मतलब प्रोटॉन का 2000 गुना मास होता है। हेंस प्रोटॉन्स मस्ट बी प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। सिंपल, क्लियर यहां तक किसी को? अब इनकी थ्योरी में क्या कमी थी वो भी देखते हैं। सर आई एम फ्रॉम एसएससी बैच, ऐप आज ऐप नहीं चल रहा है। बाकी लोगों के भी साथ किसी के साथ प्रॉब्लम है क्या? कैसे किया होगा इतने थिन गोल्ड शीट में एक्सपेरिमेंट? बता तो रहे हैं और कैसे किया होगा। हाँ, बाकी तो वो रदरफोर्ड ही बता सकते हैं कैसे क्या बनाए थे उसको। ठीक है, तो इनका जो अल्फा गोल्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, अल्फा पार्टिकल गोल्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे देख लिया रदरफोर्ड का। ये सर लिटिल बिट। अब इसमें भी लिटिल बिट क्या यार, इसमें क्या नहीं समझ, मतलब वैसे तो ठीक है सभी का समझ में आ गया। ठीक है, ये सर क्लियर है क्लियर है क्लियर है। अभी मैं कैसा और समझा दूँ आपको? किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक है, फिर अगर एक लोगों को तो है बैक करके आप देख सकते हो। ड्रॉबैक्स क्या थे मैं बता देता हूँ, पढ़ लेना अपने आप से। ठीक है, ड्रॉबैक्स मैं समझाता हूँ, वही लिखा हुआ है यहाँ पे से। ड्रॉबैक ये है कि इन्होंने बोला था इलेक्ट्रॉन जो है घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं। बात इन्होंने सही बोली थी, सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं। अगर ये घूम रहे हैं सर्कुलर पाथ पे घूम रहे हैं तो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा, त्वरण होगा, जिसकी वजह से ये एनर्जी को रेडिएट करेंगे। एनर्जी रेडिएट करेंगे तो एनर्जी लूज होगी, और एक घूमते 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 थक जाएंगे, एनर्जी रेडिएट करके थक जाएंगे, एनर्जी बचेगी नहीं, तो इलेक्ट्रॉन कोलैप्स कर जाएगा, एटम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। लेकिन एटम तो एग्जिस्ट करता है ना, एटम एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम एग्जिस्ट नहीं करेंगे, हम भी एटम्स के ही बने हुए हैं, हर चीज़ एटम की बनी हुई है। ठीक है, ये मेरे सामने अगर एक टेबल रखी हुई है, इसमें सेल नहीं है, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है डेड सेल होगी, लेकिन मान लो कि मेरे ये लैपटॉप रखा है, इसमें सेल नहीं होगी, लेकिन इसमें एटम है। हर चीज़ में एटम है, हर चीज़ में सेल नहीं हो सकती, लेकिन हर चीज़ में एटम है। तो फिर तो पॉसिबल नहीं है मैटर का एग्जिस्ट करना, लेकिन मैटर तो एग्जिस्ट करता है। तो ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे रदरफोर्ड। ठीक है, वही सेम चीज़ लिखी हुई है। फिर आए हमारे नील्स बोर जी, उन्होंने बोला वेट अ सेकेंड, ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ। टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, नील्स बोर, अ डैनिश फिजिसिस्ट इन 1913, प्रपोज्ड अ न्यू मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, इन्होंने एक नया मॉडल प्रपोज किया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस मॉडल ऑफ एटम वॉज दैट, और इन्होंने पता ही कब दिया, चलो वो तो इन्होंने लिखा है 1913 प्रपोज्ड, लेकिन हाँ ठीक है, इन्होंने प्रपोज तो किया था, लेकिन इनको नोबेल प्राइज़ मिला था, और नोबेल प्राइज़ इसी चीज़ के लिए, ठीक है, इसी चीज़ के लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। कोई बता सकता है? मैं आपको हिंट देता हूँ, वैसे तो आपको रटा नहीं हुआ होगा। जिस साल चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था, चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था, उस साल नोबेल प्राइज़ मिला था। अब बताओ।
ठीक है। तो 1913 में उन्होंने ये सारी चीज़ें करी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस मॉडल एटम वाज दैट द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व ओनली इन सर्टेन फिक्स्ड ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस विदाउट लूजिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। द मेन पॉइंट्स ये सब लिखे हुए हैं, ठीक है, वो आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ उन्होंने बोला क्या, वही सेम चीज़ें आपको लिखी हुई मिल जाएंगी। उन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है एटम के अंदर जिसमें कि पूरा मास रिसाइड कर रहा है। ये डिस्क्रीट ऑर्बिट्स हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। इसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, इनकी खुद की एनर्जी नहीं होती है, इस पर्टिकुलर ऑर्बिट या शेल जिसको हम बोल सकते हैं उसकी एनर्जी है, जिसकी वजह से ये रिवॉल्व कर रहे हैं और रिवॉल्व करते रहते हैं हमेशा। ये एनर्जी रेडिएट करेंगे, या तो लूज करेंगे या तो गेन करेंगे अगर ये अपनी शेल को चेंज करना चाहते हैं तो। और जब आप न्यूक्लियस से दूर जाएंगे, पहली से दूसरी, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथी, तो उस पर्टिकुलर ऑर्बिट या शेल की एनर्जी बढ़ती रहेगी। पहली शेल को बोलते हैं, फर्स्ट शेल को या फिर फर्स्ट ऑर्बिट को बोलते हैं के, देन दूसरी को एल, ठीक है, देन तीसरी को एम, एन, ओ एंड सो ऑन। और यानी कि दैट मीन्स कि एम या फिर एन की एनर्जी ज़्यादा होगी एम से, उसकी एनर्जी एल से ज़्यादा होगी, उसकी एनर्जी के से ज़्यादा होगी, के शेल से ज़्यादा होगी। और वो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया E1, E2, E3, E4, यानी E4 की सबसे ज़्यादा, देन E3, देन E2 एंड देन E1। However, the gaps between the successive energy levels oscillates around it. There is a gap. ठीक है, अब मुझे खुद बताओ कि अगर मान लो किसी इलेक्ट्रॉन को जंप करके E1 से E2 में जाना है, हायर एनर्जी वाले में जाना है, तो उसको क्या की ज़रूरत पड़ेगी? वो एनर्जी क्या करेगा? उसको एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा कहीं से। और अगर उसको E2 से E1 या फिर मतलब कि हाई एनर्जी से लो एनर्जी में जाना है तो वो एनर्जी क्या करेगा? रिलीज करेगा। अगर उसको हाई एनर्जी से लो एनर्जी में जाना है, सिंपल सी बात है, ठीक। सो लॉन्ग एज द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट इट कैन नीदर लूज एनर्जी नॉर गेन एनर्जी। Thus the atom is stable and does not collapse. This state of atom with lowest energy is known as the ground state of atom. जहाँ पे इलेक्ट्रॉन अभी एक्साइट नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन ने अपना अभी जो शेल उसने पकड़ के रखा था उसी में घूम रहा है, अभी उसने चेंज नहीं किया शेल को, ऑर्बिट को, तो वो ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम कहलाएगा। Energy is lost or gained when an electron only when it jumps from one orbit to other. The energy gained or lost is equal to the difference of energy of the two energy levels involved. Thus, if energy falls on an electron and it absorbs this energy, it will jump to some outer shell. अगर आपके मन में डाउट आना चाहिए ना कि अगर मान लो एक लोअर शेल से हायर शेल में जा रहा तो एनर्जी को गेन करना पड़ेगा तभी ऊपर जा पाएगा वो उस पर्टिकुलर एनर्जी पे, ठीक है। तो बात ये आती है एनर्जी मिलेगी कहाँ से उसको? तो एनर्जी किसी आउटर सोर्स से जब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अपने फिजिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था, अगर आपको याद है वो, कि जहाँ पे हम क्या करवा रहे थे, जिसके लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन को क्या मिला था? नोबेल प्राइज़ भी मिला था। उनको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए नहीं मिला था। जरा बताइए कौन सा एक्सपेरिमेंट है जिसमें कि उन्होंने ये बोला था कि एक लाइट रे को अगर हम मेटल सरफेस पे डालेंगे तो उससे इलेक्ट्रॉन या तो हो सकता है ना निकले, या हो सकता है निकल के बैठ जाए, या हो सकता है निकल के उड़ जाए। तो अगर आप उसकी थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी के जितना डालेंगे, उतना लाइट रे को डालेंगे तो निकल के बैठ जाएगा। अगर एग्जैक्टली उतना डालेंगे, कम डालेंगे नहीं निकलेगा, ज़्यादा डालेंगे तो निकल के बाहर जाएगा। वो कितनी स्पीड से जाएगा वो डिपेंड करेगा कितनी एनर्जी का आपने उसको लाइट को जो है डाला है आपने, ठीक है। तो ये चीज़ उन्होंने बोली थी, ठीक है। तो यानी कि दैट मीन्स कि जब हम उसको एनर्जी सप्लाई करेंगे इलेक्ट्रॉन को तो वो अपनी एक शेल छोड़ के दूसरी शेल में चला जाएगा, और उस पर्टिकुलर स्टेट को हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। जहाँ पे वो उसने अभी एक तरह से शेल को, ऑर्बिट को नहीं छोड़ा, दैट इज ग्राउंड स्टेट। और अगर वो एक से जंप कर गया दूसरे में, दैट इज कॉल्ड एज एक्साइटेड स्टेट। क्लियर यहाँ तक सभी को? कोई डाउट? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और ये चीज़ ध्यान रखना कि इन्होंने ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मैंने बताया उसकी खोज इन्होंने नहीं करी थी। उन्होंने सिर्फ इसको एक्सप्लेन किया था, डिस्कवरी नहीं करी थी। डिस्कवरी हेनरी हर्ट्ज ने करी थी, ध्यान रखना, ठीक है। ये भी बात आपको बताना ज़रूरी है, नहीं तो आप ये समझ लें। वैसे तो मैंने वहाँ पे बताया होगा फिजिक्स पढ़ाते वक्त कि उन्होंने सिर्फ एक्सप्लेन किया था, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिल गया था। डिस्कवरी तो हेनरी हर्ट्ज ने करी थी। पता है कब करी थी? जब कांग्रेस बनी थी उसके 2 साल बाद, ठीक। आगे बढ़े अभी, चलो। तो ये सारी चीज़ें आप समझ गए।
हाँ जी ठीक है, वही सेम चीज़ है। तो ये बोर का एटॉमिक मॉडल है कि ये पहली शेल है, दूसरी शेल है, तीसरी शेल है, इसको हम KLM बोलते हैं। और अ फोटोन इज एमिटेड विद एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, है ना, ये फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा, ई इज इक्वल टू एच न्यू है, फिर इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, ठीक है, बिकॉज न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। खैर उतना में डीप में नहीं जाना है। तो वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, हाई एनर्जी से लो एनर्जी में जा रहा है, दैट मीन एनर्जी क्या हुई होगी, एमिट हुई होगी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। आगे बढ़ते हैं, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी देखते हैं। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी चैडविक ने करी थी, ठीक है, न्यूट्रली होते हैं और आपको यहीं पे उछलते हुए मिलेंगे, देख रहे हो, ये हरे कलर का मान लो क्या है, प्रोटॉन है, और ये जो ऐसे दूसरे येलो कलर का है वो न्यूट्रॉन उछल रहे हैं आपस में, वहीं पे उछल कूद मचाए हुए हैं। और ये कौन घूम रहे हैं, ये घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन अपना डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में, जिसको कि नील्स बोर ने एक्सप्लेन किया था। रदरफोर्ड की थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी कि इनकी खुद की शेल की ही एनर्जी में के वजह से घूम रही है, इनकी खुद की नहीं है। एक्सपेरिमेंट वर कैरिड आउट टू डिटरमाइन द यूनिट्स ऑफ, वही सेम चीज़ लिखी हुई यार, अब देख चुके हैं न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी थी, ईंट पर नाच, तो जेम्स चैडविक ने करी थी, ठीक है, जेम्स चैडविक ने। और इसका मास जो होता है प्रोटॉन के जितना होता है, लेकिन चार्ज कुछ नहीं होता है, ठीक है। अच्छा बताओ कितने, ये तो मैंने कल भी चीज़ आपसे पूछी होगी, बिकॉज ये पूछ लेते हैं कभी कभी, कितने इलेक्ट्रॉन मिल के 1 कूलम ऑफ चार्ज बनाते हैं। ये कल मैंने चीज़ बताई भी थी आपको, जल्दी से बताइए कितने इलेक्ट्रॉन मिलके एक चार्ज बनाता है, ठीक है, 1 कूलम ऑफ चार्ज। पहले बता देते हैं देन आगे बढ़ते हैं। 6 × 10⁻18 आपके इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं, इतने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तब 1 कूलम चार्ज बनता है, ठीक है। और यहीं से निकल के आता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एंड दैट इज 1.6 × 10⁻−19 कूलम, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अब आते हैं एटॉमिक नंबर और मास नंबर के कॉन्सेप्ट पे, आ जाए, चलो भाई आ जाते हैं। तो एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज अ होल नंबर, पॉइंट में नहीं मिलेगा, ठीक है। दिस इज बिकॉज एन एटम ऑलवेज कंटेन्स होल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। all atom of the same element have the same number of proton in the nucleus and hence have the same atomic number। all atoms of the, यानी कि एक एलिमेंट के एटम्स का एटॉमिक नंबर कभी डिस्टिंक्ट नहीं हो सकता है, अलग नहीं हो सकता। नो टू एलिमेंट हैव द सेम, और ये भी नो टू एलिमेंट हैव द सेम एटॉमिक नंबर, यानी दो एलिमेंट कभी एक एटॉमिक नंबर नहीं रख सकते हैं। वो एक एटॉमिक मास रख सकते हैं, परमाणु संख्या रख सकते हैं, परमाणु भार रख सकते हैं, परमाणु संख्या नहीं। दैट मीन्स कि जो एटॉमिक नंबर है इट इज़ अ काइंड ऑफ आधार कार्ड ऑफ एनी एलिमेंट, इट इज़ अ काइंड ऑफ स्पेशल आईडी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, स्पेशल आईडी है ये, आधार कार्ड की तरह। जो दो लोगों के आधार कार्ड के नंबर सेम नहीं हो सकते कभी, वैसे ही एटॉमिक नंबर दो एलिमेंट के कभी भी सेम नहीं हो सकते। इसी वजह से हेनरी मॉजले की जो पीरियोडिक टेबल है उसको एक्सेप्ट हम लोग करते हैं। और जो मॉजले ने बताया था कि जो एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है वो उसके एटॉमिक मास की वजह से होती है, जो बाद में ये प्रूव हुआ हेनरी मॉजले ने किया नहीं, किसी भी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है उसकी एटॉमिक नंबर की पे डिपेंड करती है, परमाणु संख्या पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6 नंबर, अदर एलिमेंट हैव एटॉमिक नंबर इक्वल टू 6, अदर एलिमेंट कैन हैव एटॉमिक नंबर इक्वल टू 6। दस एटॉमिक नंबर इज द कैरेक्टरिस्टिक, मतलब कैन नॉट हो गया यहाँ पे, ठीक है, कैन नॉट हैव एटॉमिक नंबर इक्वल टू 6। दस एटॉमिक नंबर इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, ईच एलिमेंट हैज फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एटॉमिक नंबर, इट इज ऑलवेज अ होल नंबर, वो सब लिखा हुआ है। और एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट डज नॉट चेंज ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। मास नंबर क्या होता है, द एटम ऑफ एलिमेंट कंटेन्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सबको पता है, अभी देख के हम लोग एटम में 3 चीज़ें होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अच्छा एक चीज़, चलो मैं जब क्वेश्चंस कराऊंगा तब इस चीज़ को बताऊंगा कि ये SPDF, हो सकता है आपके मन में कुछ लोगों के डाउट आए कि ये SPDF क्या होता है। फिर 11th 12th में अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो ज़रूर पढ़ा होगा आपने, ये एज़ोमेथल क्वांटम नंबर हो गया, स्पिन क्वांटम नंबर हो गया, है ना, तो ये सब आपने पढ़े होंगे क्वांटम नंबर। तो जब मैं भी ये क्वेश्चन लूँगा, वैसे ज़्यादा उससे क्वेश्चन आते नहीं हैं, लेकिन हाँ अगर आएगा तो कर लेंगे वो आप आराम से, ठीक है। कैसे वो जो N की वैल्यू निकालते हैं, L की वैल्यू निकालते हैं, M और S की, ठीक है, वो हम देख लेंगे भी। तो द एटम ऑफ एन एलिमेंट कंटेन्स इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ये हमें पता है। मास किसी एलिमेंट का किसकी वजह से होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की वजह से होता है, जो उसके सेंटर पे रिसाइड करता है, ठीक है, जो उसके सेंटर पे रिसाइड करता है। इलेक्ट्रॉन्स तो उसके चारों तरफ घूम रहे हैं, किसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है। तो मास जो है इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। क्लियर थी बात। किसी एलिमेंट को हम इस तरह से लिखते हैं, ये इसका सिंबल हो गया, नीचे एटॉमिक नंबर है, ऊपर मास नंबर है, ये परमाणु संख्या, ऊपर परमाणु भार है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से समझो इस चीज़ को, ध्यान से समझो कि जो एटॉमिक नंबर होता है
यही होता है, वो जो लिखी हुई ना चीज़ें आप आराम से पढ़ सकते हैं उनको, ठीक है। जो एटॉमिक नंबर होता है यही इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और यही इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि किसी एलिमेंट का जितना एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंटेशन पता होना चाहिए। और मास नंबर को M से नहीं A से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो किसी भी एलिमेंट का जितना भी एटॉमिक नंबर होगा, परमाणु संख्या, उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन, उसमें उतने ही प्रोटॉन्स होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन में 6 एटॉमिक नंबर होते हैं, तो दैट मीन्स कि उसमें 6 ही इलेक्ट्रॉन होंगे और 6 ही प्रोटॉन होंगे। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? उसमें न्यूट्रॉन की संख्या होती है मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को घटा दीजिए। कैसे कॉन्सेप्ट आया? मास नंबर होता क्या है? किसी एलिमेंट का मास किससे डिसाइड होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास से, जो सेंटर पे रिसाइड कर रखा है न्यूक्लियस पे। नंबर ऑफ प्रोटॉन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर ही है, एटॉमिक नंबर ही तो है। अभी तो मैंने आपको बताया कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकल आएगी? ए में से Z को माइनस कर दीजिए, यानी कि एटॉमिक मास में से, परमाणु भार में से परमाणु संख्या को, एटॉमिक नंबर को घटा दीजिए, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल के आ जाएंगे। एटॉमिक नंबर ऑफ फ्लोरीन इज 9 एंड मास नंबर इज 19। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से। और फिर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देखेंगे, कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है और डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। चलो, तो यहाँ पे फ्लोरीन की बात हो रही है। एटॉमिक नंबर 9 है। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो एटॉमिक कितना होगा? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या 9 होगी। और न्यूट्रॉन निकालने हैं तो आप एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर को घटा दीजिए, तो आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल आएगा। तो लूज करेंगे, वो डिपेंड करेगा कि वो कहाँ से कहाँ जंप कर रहे हैं। लेकिन किसी ऑर्बिट में क्या कोई लिमिट होती है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? या फिर जितने भरने उतने भर जाओ, जितने मतलब मान लो ये 1 है, ठीक है, ऐसा होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन बोलेंगे खिसको भाई, खिसको भाई, खिसको भाई, और मतलब ले भाई भरा पड़ा हुआ एकदम? ऐसा नहीं होता है। तो इन दोनों लोगों ने एक फॉर्मूला दिया, उस फॉर्मूले का नाम था 2n² फॉर्मूला, जहां पे n है उस शेल का नंबर। यानी कि अगर हम पहली शेल की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स अगर हम k शेल की बात कर रहे हैं, तो n की जगह 1 रख देना, यानी मैक्सिमम पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। L शेल की बात कर रहे हैं, यानी कि सेकंड शेल की बात कर रहे हैं, यानी कि n की जगह 2 रख देंगे तो 8, यानी मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ऐसे ही तीसरी में 18 और चौथी में 32 आ सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया? एज सिंपल एज दैट। भर के देखते हैं। अच्छा, एक अभी जो मैंने दिखाया था आपको वो देखेगा नहीं, बिना उसको देखे हुए आप एक चीज बताएंगे, कौन सा एलिमेंट होता है, गेस करिए, ठीक है, कौन सा एलिमेंट होता है जिसका कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 होते हैं? बिना देखे उसमें बताएंगे, ऐसा नहीं कि उसमें देख रहे हैं आराम से, जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 0 होंगे। क्या बफरिंग हुई है क्या? हाइड्रोजन सही है, सही है। पुष्पेंद्र, संभव, ऋतु, सबका सही है। हाइड्रोजन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 होते हैं, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर मास नंबर सेम होता है, तो वो 0 कर देता है। देख लो यहाँ पे, ठीक है, 0 हो जाता है। अब हम किसी एक में भर के देखते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखते हैं। कार्बन में करो, और मैग्नीशियम में करो, और किस में कर लो? क्लोरीन में कर लो, क्लोरीन में करो, क्लोरीन में ना करो तुम, क्लोरीन को छोड़ के इसमें करो, पोटेशियम में करो जल्दी से। कैसे करोगे? पहली शेल में पहले इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट करोगे। पहली शेल में तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, कार्बन का भरने जा रहे हैं तो 2 भर दिए। बचे कितने इलेक्ट्रॉन? 6 भरने हैं ना, क्योंकि एटॉमिक नंबर 6 है कार्बन का। वो आपको याद हो जाएगा जब पीरियोडिक टेबल चैप्टर पढ़ेंगे, जिसको हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं, उस चैप्टर को।
तो वहाँ पे हमें याद हो जाएंगे। नहीं याद होंगे तो मैं आपको मार के याद कराऊंगा, डंडा लेके आऊँगा उस दिन मैं क्लास में, ठीक है। ऑनलाइन क्लास से बाहर निकाल लूँगा, तो मैं अपने सामने प्रस्तुत कर लूँगा। ऐसे मैंने अभी एक टेक्निक डेवलप करी है, एक बैकएंड में टीम लगा रखी है जो टेक्निक डेवलप कर रही है अभी उसमें, ठीक है। और ऑलमोस्ट काम पूरा हो गया कि हम तुम्हें ऑनलाइन निकाल के यहाँ से सूद दें और फिर से डाल दें तुमको अंदर। वो टेक्निक जैसे ही डेवलप होती है ध्यान रखें फिर आप, ठीक है। तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन टोटल भरने हैं, 2 हो गए, बचे कितने 4। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक। फिर मैंने बोला भरने को मैग्नीशियम का 12 होते हैं उसमें, तो भाई पहली में तो 2 आ सकते हैं, दूसरी में बचे कितने 10, तो भर दो 10 हैं। और अगर वो टेक्निक डेवलप हो गई होती ना, सही बता रही, यहीं से निकाल के भी सड़ासड़ पेलना स्टार्ट कर देते तुमको। यहाँ पे आंसर होगा 8। क्यों? क्योंकि दूसरी शेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम। बचे कितने 2, तो भर दो 2 बिना किसी टेंशन के साथ। अब आते हैं पोटेशियम पे, 19 है ना, 19 है। तो तुम में से कुछ लोगों ने क्या होगा 2, 8, 10 और 10 के बाद कितने बचे, 2, 8, 10 हो गए और 9 बचे। तो ये गलत हो जाएगा। गलत काहे होगा वो समझो। तुम तो बोलोगे सर तीसरी शेल में तो 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। आ तो सकते हैं ना 18 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इन लोगों ने फिर बाद में एक ऑक्टेट रूल भी दिया। ऑक्टेट का मतलब होता है 8। 8 नंबर से बड़ा प्यार जताया इन्होंने कि अगर किसी एटम को स्टेबल होना है तो उसको 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए वैलेंस शेल में। इन्होंने ये बात बोली कि 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए और 8 इलेक्ट्रॉन आप भर सकते हैं, ठीक है। 18 आ तो सकते हैं लेकिन आपको 8 भरने हैं, तो इसलिए 8 यहां भरेंगे, 18 हो गए और वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। अब ये वैलेंस शेल क्या होती है? जो भी आखिरी वाली शेल होती है, आखिरी वाली ऑर्बिट होती है, उसी को हम बोलते हैं वैलेंस शेल। जैसे कि इसमें ये होगी, दैट इज एल वाली होगी, के के बाद एल, के एल एम, यानी कि इसके केस में मैग्नीशियम के केस में एम शेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, उसमें वो वैलेंस शेल ये होगी। और इसमें के एल एम एन, ये वाली शेल वैलेंस शेल होगी। और आखिरी शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, इसमें कितने हैं 2, इसमें कितने हैं 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। क्लियर इतनी चीज? अब ये अगर आप समझ गए हैं तो वैलेंसी का कॉन्सेप्ट भी समझ जाएंगे, जिसको कि हम कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट बोलते हैं। ध्यान रखना, लिखा हुआ कहीं पे, नहीं तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। कभी भी आप इसको इस तरह से पूछ ले, व्हाट इज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट नोन एज, तो आप क्या बोलेंगे? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी। हिंदी में बोले तो संयोजकता। क्या बोलते हैं उसको? संयोजकता। वैलेंसी होती क्या है? वैलेंसी होती है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड, लॉस्ट और शेयर्ड बाय द एटम ऑफ एन एलिमेंट सो एज टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। व्हाट इज ऑक्टेट? और डुप्लेट इन केस ऑफ एलिमेंट हैविंग के शेल, जो कि हमारा हाइड्रोजन। अभी आपको समझाते हैं क्या है। ये ब्रैकेट वाली चीज छोड़ दो, इसको भी समझाएंगे, लेकिन अभी ऑक्टेट पे फोकस करो। 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने को घुमा फिरा के, 8 इलेक्ट्रॉन। जैसे कि ये भाई साहब था मैग्नीशियम, 2 इलेक्ट्रॉन है इसके वैलेंस शेल में, चाहिए कितने 8। ऊपर वाला भाई कार्बन है अपना, 4 हैं उसके में, कितने चाहिए 8। भाई सबको 8 चाहिए, इसके में भी 1 है, इसको भी 8 चाहिए। तो पता है क्या होगा? बताते तुम्हें क्या होगा। मैग्नीशियम था 12 थे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,2 था, इलेक्ट्रॉन्स 8 चाहिए वैलेंस शेल में। आसान तरीका क्या है? 2 को भेज दो बाहर, भाई जाओ। भाई लेने वालों की कमी थोड़ी ना है, तो लेने के लिए कोई बैठा होगा, उसको दे देगा, भाई लो हमसे ले लो, ताकि हमारी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। नहीं कहाँ से लाएंगे हम ढूंढ के 6 इलेक्ट्रॉन और 8 पूरे करेंगे? इससे अच्छा है हमारे 2 ले जाओ तुम, ताकि कम से कम सुकून में जिए। तो 8, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन में सुकून में जिएगा, इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई, बस खत्म काम, इसका जीवन का इतना ही काम था, ठीक है। ये इसको मिल जाएगी तृप्ति। 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और बना देगा धनायन, कटायन। अभी देखेंगे क्या होते हैं धनायन आयन, लेकिन अभी वैलेंसी पे फोकस करते हैं। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन लूज किए इसने, वो इसकी वैलेंसी हो जाएगी। लेकिन 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 अब हम लेते हैं केस क्लोरीन का। ये क्लोरीन की अगर हम बात करें तो इसमें एटॉमिक नंबर कितना है? 17 है, ठीक है। 17 है कि नहीं है? तो 17 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? 2,8,7 ऐसे ही लिखेंगे। अब ये भी अगर यही बोलने लगा कि लो हमारे भी साथ ले लो, तो भैया लेने कौन आएगा? जब सब देने पे उतारू हो जाएंगे तो ले,
लेगा कौन है? तो लेने के लिए भी कोई होना चाहिए। तो इसलिए जो है, क्योंकि इसको साथ देना कठिन होगा, एक लेना आसान होगा, ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। क्योंकि इसको साथ लूज करना मुश्किल है, एक इलेक्ट्रॉन लेना आसान है। तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन लिए? एक लिया। इसने कितने दिए? 2 दिए। सोडियम का केस ले लेते हैं। सोडियम का जल्दी से बताइए। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। बताइए मुझे जल्दी से, कितने इलेक्ट्रॉन इसको लूज या गेन करने पड़ेंगे? कितने इलेक्ट्रॉन इसको लूज या गेन करने पड़ेंगे? चलो, तो अगर हम बात करें, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 11 है। तो 2,8,1 यानी कि इसकी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये एक अगर लूज कर देगा तो इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी। यानी इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। अब ये सर काहे बता रहे हो? काहे से वैलेंसी पढ़ रहे हैं ना, और वैलेंसी होता ही यही है कि कितने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन किए टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो सर कितनी वैलेंसी किसकी हुई? सोडियम की भी एक हुई और क्लोरीन की भी एक हुई। क्यों एक हुई? क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। इट डजंट मैटर कि गेन किया कि लूज किया, कितना किया वो मैटर करता है। तो वैलेंसी दोनों की एक ही होगी। मैग्नीशियम की 2 होगी। अरे गेन किया लूज किया में कुछ फर्क नहीं पड़ता, उससे कितना किया उससे फर्क पड़ता है। खत्म बात। वही यहाँ पे महाभारत लिखी हुई है कि भाई जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं उसको 8 से घटा दो। जैसे कि यहाँ पे आपके कितने थे? 2 थे। तो लेकिन वो उस केस में वैलिड है अगर 8 से, मतलब वो 4 से ज़्यादा है। तो मैं आपको 4 का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे लो, ये कार्बन है, कार्बन का 2,4 है, कार्बन का 2,4 है ना, कार्बन का 2,4 है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 चाहिए, ठीक है। थोड़ा उसको पॉज करना जरा। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ हाइड्रोजन का। उसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो ऐसा 1 सा दिखेगा, 1 है ना। अब सर ये क्या करे? 7 इलेक्ट्रॉन इसको लेने पड़ेंगे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? नहीं, इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत है। इसको एक छूट दी गई है कि ये छोटा नन्हा मुन्ना सा बच्चा है, बहुत छोटा बच्चा है ये। 7 इलेक्ट्रॉन कहाँ से बेचारा खींच के लाएगा? वैसे इतना छोटा है, वैसे भी इतनी मुश्किल से इसको पोजीशन मिली पीरियोडिक टेबल में, हम पढ़ेंगे ऐसा क्यों है। और सबसे आखिर में जाके जुलूम मत करो इस पर इतना। तो इस पर जुलूम ना हो इसलिए एक इलेक्ट्रॉन इसको ये सहूलियत दी गई कि तुम अपनी जो पहली शेल है ना, पहली शेल के लिए मात्र 2 इलेक्ट्रॉन में ही स्टेबिलिटी मिल जाएगी। ये अपवाद है बस। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत पड़ती, स्टेबिलिटी मिल जाती। यहाँ पे वही महाभारत, ठीक है, ये चीज़ क्लियर। तो अब ये जो है कार्बन, कार्बन में तो भाई एल शेल है। इसको ये भी रोने लगा एक दिन बैठ के कि हमारा भी 2 में कर दो, तो क्या दिक्कत है तुमको, 4 हम खो दें। ये तो हम तो कैसे में कन्फ्यूज़न बड़ा हो रहा है कि हम 4 लें कि 4 दें। चला इसी में हमारी ज़िंदगी खोखट में बिसरी जा रही है। तो वरदान मिला इसको। वरदान मिला कि बेटा जो तुम्हारी ये कमजोरी है ना, यही तुम्हारी ताकत बन जाएगी। तुम हर चीज़ में होगे, ठीक है, तुम कण कण में होगे, तुम लोगों के लैपटॉप में होगे, तुम लोगों के बुक्स में होगे, तुम लोगों में होगे। हर चीज़ कार्बन की बनी होगी, क्योंकि तुम 4 दे भी सकते हो, 4 ले भी सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। वस्त्र, तुम कुछ भी कर सकते हो। इसलिए हम देखेंगे कार्बन वाले चैप्टर में कार्बन एंड कंपाउंड, इसीलिए हम कार्बन पे एक अलग से चैप्टर ही पढ़ लेते हैं। इतना यूनिक है ये, क्योंकि इसमें ये कैटिनेशन की प्रॉपर्टी दिखाता है, जहाँ पे लंबी लंबी चेन्स ये जो है स्टैब्लिश कर लेता है। तो 4 ये लूज भी कर सकता है, गेन भी कर सकता है। ये फर्जी की चीज़ें लिखी हुई हैं, है ना, फालतू में। वही कि अगर मान लो कि किसी एलिमेंट के वैलेंस शेल में 1, 2, 3 है, तो वही उसकी वैलेंसी हो जाएगी। अगर 4, 5, 6, 7 है तो 8 से घटा दो। लेकिन मुझे लगता है तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है कि बस तुम्हें क्या करना है, ठीक है। 8 कंप्लीट करवाने हैं, लूज या गेन करके करवाने, वो यहाँ पे देख सकते हो कैसे कैलकुलेट करता है, ठीक है। अब इसका ये आंसर बता दो, ये क्वेश्चन होमवर्क तुम्हारे लिए, ठीक है। अब बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, फार्मूला लिखना तो यहाँ पे है ही नहीं, फार्मूला लिखना तो सीखा ही नहीं, अब फार्मूला लिखना सीखते हैं, ठीक है। फार्मूला कैसे लिखते हैं? किसी भी एलिमेंट का फॉर्मूला लिखते हैं अगर तभी हम लिख पाएंगे अगर उसकी वैलेंसी हमें पता होगी तभी। बिना वैलेंसी के फॉर्मूला ना लिख पाएंगे हम लोग, ठीक है। सर रशियन में PDF प्रोवाइड कर दीजिए, मेरी गर्लफ्रेंड भी ऐसे ही। सुधर जावटा प्रोटैगनिस्ट, गुरुजी सर GK 2 पॉइंट
ओ बैच में हूँ फर्स्ट दिन से और एफआरबी भी देख रहा हूँ। और क्या एफआरबी का नोट्स भी करना है क्या? सिंपली वॉच कर लेना। अरे भैया नोट्स क्या, मैं माइंड मैप देता तो हूँ इतना टाइम का। अगर मैंने आपको बताया सारी चीज़ें मैंने बता रखी हैं। एफआरबी वाला जो मैंने अनाउंसमेंट का वीडियो डाला था सर, प्लीज़ उसको देख लीजिए। अब मैं इस पर बताऊंगा ना तो मुझे फिर से 10 मिनट का लेक्चर देना पड़ेगा और मैं फालतू में बीच में इंटरप्शन करना नहीं चाहता हूँ। तो उसको देख लीजिए जाके, आराम से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लास्ट में मैंने सारे डाउट क्लियर किए हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला लिखने के लिए वैलेंसी पता होनी चाहिए। अब तुम बोलोगे सर हमें नहीं फॉर्मूला, हम तुम बताओ तो किसका फॉर्मूला लिखना, हम लिख देंगे। जैसे तुम बोलोगे एल्यूमिनियम क्लोराइड तो हम लिख देंगे, हमारे अंदर नस नस में बसा हुआ है। तुम बोलोगे मैग्नीशियम क्लोराइड, हम लिख देंगे। तुमको लगता होगा वैलेंसी, हमको नहीं लगता, हमें तो रटा हुआ है। हम 11th-12th में बहुत केमिस्ट्री में तेज थे। अच्छा बताओ जरा, एक एलिमेंट है ए, एक एलिमेंट है बी, ठीक है, इसकी वैलेंसी है 2, इसकी वैलेंसी है 3। अब बताओ फॉर्मूला क्या होगा, हैं क्या होगा फॉर्मूला? तो अब अगर तुम्हें वैलेंसी से कैसा फॉर्मूला लिखते हैं नहीं पता है ना तो नहीं लिख पाओगे, ठीक है। इसीलिए बोल रहे हैं कायदे से देख लो। तो क्या करना है कि उस एलिमेंट के नीचे उसका वैलेंसी लिख देना है। जैसे ए का 2 है, बी का 3 है, उसको क्रॉस कर देना है और ये बन गया फॉर्मूला। बस बेचो इसको जाके बाजार में, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम क्लोराइड का AlCl3 कैसे पड़ा और मैग्नीशियम क्लोराइड का MgCl2 कैसे पड़ा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये एल्यूमिनियम है, ये क्लोराइड है, इसका वैलेंसी 3 होता है, इसका क्लोरीन का भी देखें 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, खत्म काम। अच्छा NaCl का, सोडियम क्लोराइड, सोडियम का भी 1 वैलेंसी होता है, क्लोरीन का भी 1 वैलेंसी होता है, देखा दोनों क्रॉस करवा दो, Na1Cl1, लेकिन 1 को लिखते नहीं है। या फिर फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम ऑक्साइड का लिखो, जल्दी से बताओ, टाइम नहीं है, जाना है आज एक जगह, कार्ड आया हुआ है, भूख बड़ी जोर की लगी हुई है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, तो ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड, Mg और O। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की 2, क्रॉस कर दो Mg2O2। लेकिन अगर सेम है 1 1 2 2 3 3 4 4 तो हम उसको नहीं लिखते हैं, ये मान लेते हैं कि भाई 2 2 कैंसिल हो गया और MgO। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, MgO। तो कितने आसानी से आप लिख सकते हैं अगर आपको वैलेंसी का कॉन्सेप्ट पता है तो, नहीं तो आप मुंह बक्का जैसे करके बैठे रहेंगे और कुछ आएगा नहीं समझ में, ठीक है। अब आते हैं आइसोटोप पे। क्या वीडियो सेव रहती हैं? नहीं जी। स्पोर्ट्स लेक्चर स्ट्रैटेजी के वाला इंग्लिश में डाल दीजिए PDF प्लीज़। निखिल जी मैं को बता चुका हूँ कि पहले बार वही सेम चीज़ रिपीट करता हूँ। जो नोट्स बनाते हैं उनकी फादर की तबीयत बहुत ख़राब है, ठीक है, तो कोशिश पूरी कर रहे हैं कि भाई जैसे उनको टाइम मिले तो वो नोट्स बनाएं, ठीक है, तो कोशिश अपने साइड से पूरी कर रहे हैं। अच्छा सॉरी अच्छा हाँ ठीक है, A3, ठीक है, A के पास 3 पहुंचेगा और B के पास 2। फ्लो में गलत लिख दिया, A3 B2, ठीक है, A के पास 3 जाएगा और B के पास 2 पहुंचेगा, बिल्कुल। SPDF भी बताएंगे, साइलेंट ऑब्जर्वर, साइलेंट रहिए थोड़ा सा। अभी हम बताए थे आपको पीछे SPDF के बारे में कि हमें भी क्वेश्चन है उसमें देखेंगे। अभी आइसोटोप क्या होते हैं, समस्थानिक क्या होते हैं। तो समस्थानिक हिंदी में बोलते हैं आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर। क्योंकि भाई डिफरेंट एलिमेंट्स कभी भी सेम एटॉमिक नंबर रख ही नहीं सकते हैं। आइसोटोप्स की खासियत ये होती है कि दे हैव द सेम एटॉमिक नंबर एंड नो टू डिफरेंट एलिमेंट्स कैन हैव सेम एटॉमिक नंबर। तो ऑब्वियस सी बात है सेम एलिमेंट के ही आइसोटोप्स बनेंगे। जैसे आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन की अगर बात करें तो ये क्या होते हैं, जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है, सेम एटॉमिक नंबर होता है, सेम परमाणु संख्या होती है, बट डिफरेंट एटॉमिक मास होता है, परमाणु भार होता है। यहां पे है हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स लिखे हुए हैं, 3 समस्थानिक लिखे हुए हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। सेम ही एलिमेंट के, इसलिए सेम एटॉमिक नंबर होगा, मास नंबर डिफरेंट है। क्वेश्चन यहां पे बनता है कि इनमें से रेडियो एक्टिव आइसोटोप कौन सा है हाइड्रोजन का, तो रेडियो एक्टिव है आपका ये ट्राइटियम। क्वेश्चन यहां पे एक और बनता है एंड दैट इज अपॉन द यूजेस ऑफ आइसोटोप्स। अच्छा कार्बन के भी आइसोटोप्स होते हैं, C612, C614, और ये जो C614 है ना, कार्बन 14 जिसको बोलते हैं, इसको हम यूज करते हैं कार्बन डेटिंग के लिए। कार्बन डेटिंग मतलब
दूसरी डेटिंग आप मत समझिए यहाँ पे, ये कार्बन डेटिंग का मतलब है जब हम किसी रॉक की एज निकालते हैं, ठीक है, फॉर डिटरमाइनिंग द एज ऑफ रॉक। बड़ा लंबा प्रोसेस है, आपको समझने की ज़रूरत नहीं है कि भाई होता क्या है ना कि C612 जो होता है वो हमारे एटमॉस्फेयर में जो कार्बन प्रेजेंट है वो यूजुअली अबंडेंट फॉर्म में C6C12 वाला है, C12 वाला है कार्बन, ठीक है। तो हम कार्बन 14 का यूज़ करते हैं, देन वहाँ पे हम हाफ लाइफ कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं और तब हम एज उससे निकाल लेते हैं कि भाई किसकी क्या, ये मैंने आपको ज्योग्राफी में समझाया होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से सारी चीज़ें होती है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना आपको आते हैं, ठीक है। तो ये 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है कार्बन, मोस्ट अबंडेंट ये होता है और इसको हम कार्बन डेटिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन आप निकाल सकते हैं, एटॉमिक नंबर तो सबका सेम होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स का प्रोटॉन्स का नंबर तो सब में सेम ही होगा। न्यूट्रॉन्स डिफर करेंगे, आइसोटोप में क्या डिफर करेंगे, आइसोटोप्स के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो वैल्यू होगा वो सेम होगा, इसमें 6 न्यूट्रॉन होंगे, इसमें आपके 7 होंगे और उसमें 8 होंगे। आइसोटोप्स के कुछ कैरेक्टर लिखे हुए हैं, कैरेक्टर ये हैं, बस ये पढ़ लेना आप, जो भी आपको पढ़ना, बस ये ध्यान रखना इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती हैं, ये दिमाग में जहन में एकदम रखना इसकी वजह से, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती हैं बट फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होंगी, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। और इनके यूजेस पढ़ लीजिए, अब यूजेस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यूजेस क्या हैं। C14 का तो देख लिया तुमने, कार्बन डेटिंग में यूज़ करते हैं रॉक की एज निकालने में। फिर अगर हम बात करें यूरेनियम 235, तो यूरेनियम की अगर बात करें इसका एटॉमिक नंबर 92 होता है और इसका एटॉमिक मास 235 होता है। अब ये तुम बताओगे कि कहाँ पे यूज़ करते हैं, ज्योग्राफी में पढ़ाए थे, और जब इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल के बता दो, और जब हम इसमें एक न्यूट्रॉन को हिट करवाते हैं तो कितने टोटल न्यूट्रॉन निकलते हैं और किसके न्यूक्लियस बनते हैं ये भी बताओगे, ठीक है। बिकॉज ये, चलो वो तो बताओगे, नहीं तो फिर पूछा हुआ फिर क्या ही फ़ायदा रहेगा, ठीक है। तो यूरेनियम हो गया ये। ऐसे जो कोबाल्ट का आइसोटोप होता है इसको हम यूज़ करते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट में, कोबाल्ट 60, और इसी तरह हम यूज़ करते हैं आयोडीन का I131 आइसोटोप होता है, इसको हम यूज़ करते हैं गोइटर यानी घेंगा के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। कौन सा ग्लैंड होता है जो आयोडीन का सेक्रेशन करता है टू अ सर्टेन एक्सटेंट, तो इसमें अगर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने जाएंगे तो मास नंबर से घटा देंगे एटॉमिक नंबर को, बहुत आसान है, तो निकल आएगा आपका कितना 143 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एंड इसको हम यूज़ करते हैं कहाँ पे, न्यूक्लियर फिजन में, परमाणु विखंडन में यूज़ करते हैं एनर्जी जनरेट करने के लिए। यहाँ पे हम एक न्यूट्रॉन को हिट करवाते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे 2 न्यूक्लियसेस बनते हैं, एक तो बेरियम का, एक क्रिप्टन का, और टोटल 3 न्यूट्रॉन्स बन जाते हैं, ठीक है। टोटल 3 न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, देन यहाँ से चेन रिएक्शन स्टार्ट होती है। कमेंट में आप बताएंगे इस चेन रिएक्शन को मतलब रोकने के लिए हम जो मॉडरेटर्स का यूज़ करते हैं वो किसको यूज़ करते हैं, मॉडरेटर्स को बताइए। अब आते हैं आइसोबार्स पे। आइसोबार जस्ट उल्टा है किसका, जस्ट ऑपोजिट है आइसोटोप का, समस्थानिक का जस्ट उल्टा है आइसोबार। थायराइड ग्लैंड, बिल्कुल थायराइड ग्लैंड रिलीज करते हैं जो कि बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड होते हैं, और ये आपके थायराइड ग्लैंड जो होते हैं लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। बोरॉन रॉड को यूज करते हैं, बिल्कुल सही, नैन्सी नैन ने बताया, बेरियम प्लस क्रिप्टन का वो न्यूक्लियस मिलते हैं। कैडमियम रॉड का भी यूज करते हैं, बिल्कुल सही। और कोई बता सकता है चेरनोबिल डिजास्टर जो रशिया में हुआ था, द अर्स्टवाइल यूएसएसआर, उसके बाद ही डिसइंटीग्रेशन हुआ था यूएसएसआर का, कब हुआ था ये भी मैंने आपको बताया था। हैवी वाटर भी यूज करते हैं, D2O, बिल्कुल। अभी आते हैं आइसोबार, एकदम उल्टा है, एकदम उल्टा है। सेम मास नंबर डिफरेंट एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ऑब्वियस सी बात है कि अगर एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो सेम एलिमेंट में तो देखने को ना मिल सकती है आइसोबार, क्योंकि एटॉमिक नंबर इज लाइक आधार कार्ड की आईडी, मैंने बताया था वो अलग होगी ही होगी अगर 2 डिफरेंट एलिमेंट हैं। तो भाई अगर डिफरेंट एटॉमिक नंबर है मतलब ये डिफरेंट एलिमेंट में देखने को मिलेगा, डिफरेंट एलिमेंट है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर है तो केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगी। फिजिकल तो कभी ना सेम होने की, केमिकल भी यहाँ पे डिफरेंट हो गई। केमिकल प्रॉपर्टी सेम किस में थी, आइसोटोप में, बाकी ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। वहाँ पे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर थी क्योंकि एटॉमिक नंबर बराबर था, लेकिन क्योंकि वो भी चेंज है यहाँ पे तो ऑब्वियस सी बात है वो डिफरेंट होगा। और न्यूट्रॉन तो नंबर डिफरेंट होना ही है, डिफर करना ही करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं ऑर्गन और कैल्शियम का कि यहाँ पे 18 नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर है, कैल्शियम का 20 है और एटॉमिक मास 40 है। यहाँ पे अगर आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने जाएंगे तो दोनों को आपको घटाना होगा, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 18 है, इलेक्ट्रॉन भी 18 होंगे, लेकिन हम इन दोनों को कंपेयर करें तो डिफरेंट है, ठीक है। एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी डिफरेंट है, ठीक है।
क्वेश्चन आप कर सकते हैं अपने से, इतने तो तेज आप लोग है ही हैं, काफ़ी तेज हैं आप लोग, ठीक है। ये सारी चीज़ें खुद से करेंगे। मोल कॉन्सेप्ट आए इससे पहले, जो हम कुछ बीच में छोड़े थे, एटॉमिसिटी का कॉन्सेप्ट, परमाणुता उसको बोलते हैं, वो कर लेते हैं, ठीक है। एंड देन आधे मिनट का कॉन्सेप्ट है मोल कॉन्सेप्ट, उसके बाद जो है तुम्हें ले चलेंगे एक जगह अभी, ठीक है। बड़ी अच्छी जगह है वो, जहाँ तक डाउट ना होगा आई थिंक किसी का। हाँ जी प्रियंकर जी, सभी सब्जेक्ट्स का सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, लास्ट करने 1991 बिल्कुल सही है। नहीं सौरभ, सिर्फ पीडीएफ का ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। सभी लोग भाई सीधे बैठ जाएंगे, है ना, और एक डीप ब्रीथ ले लेंगे। मेरी ब्रीथ तो मत सुनिएगा अभी आप, ठीक है। एटॉमिसिटी पे आते हैं। तो एटॉमिसिटी यानी परमाणुता, ये होता क्या है? तो ये होता है कि भाई कितने कितने एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल को बना रहे हैं। जैसे कि जब हम लिखते हैं H2O, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का एटम मिलके एक H2O का मॉलिक्यूल बना रहा है। दैट मीन्स 3 एटम्स इन्वॉल्व हैं। तो इसका मतलब है इसकी एटॉमिसिटी यानी परमाणुता 3 हो जाएगी, एंड दैट इज व्हाई इट वुड सेड टू बी एज ट्राई एटॉमिक, ठीक। जैसे फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम क्लोराइड अभी देख रहे थे, इसका मतलब है कि इसमें 1 एल्यूमिनियम का एटम 3 क्लोरीन के एटम से मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्यों मिल रहा है? क्यों मिल रहा है भाई? तो देखो ये एल्यूमिनियम है, ठीक है, एल्यूमिनियम है, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन आया वक्त पे, भाई बोलता है 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, 1 इलेक्ट्रॉन दे दो भाई, हमको 1 इलेक्ट्रॉन दे दो भाई, रहा नहीं जा रहा, जल्दी से दे दो। तो क्लोरीन बोलता है कि भाई 3 और लोगों को ले आओ, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग 3, ठीक है। तो ऐसे करके करेंगे भाई, क्लोरीन का यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे वैलेंस, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन है टोटल। रुक जाओ, 2 2 4 2 6 1 7 है ना, इस सब में क्या है 7 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। इसके पास क्या 3 है, तो ये क्या है, एक इसको देगा, एक इसको देगा, एक इसको देगा, तीनों की जरूरतें पूरी कर देगा। अब बन जाएगी क्या, बॉन्डिंग हो जाएगी। यहाँ पे बॉन्डिंग से हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। क्लोरीन के रिगार्डिंग ध्यान रखना, क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, 17Cl35 और 17Cl37। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इससे क्वेश्चन आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं लिखने जा रहा हूं, यहां पे रट लेना इसको। ये 2 आइसोटोप होते हैं और ये किस रेशियो में एग्जिस्ट करते हैं ये पूछता है। तो ये 3:1 के अनुपात में एग्जिस्ट करते हैं, 3:1 के रेशियो में एग्जिस्ट करते हैं। एंड इसकी वजह से जो क्लोरीन होता है एटॉमिक नंबर तो उतना ही रहेगा, इसका जो एवरेज एटॉमिक मास है वो 35.5 लिखते हैं हम, 35.5 लिखते हैं यूजुअली हम। कैसे निकला? तो आप सिंपल कॉन्सेप्ट लगाएंगे एवरेज वाला, 35 इंटू 3 प्लस 37 इंटू 1 अपॉन 3 प्लस 1 अगर आप करेंगे तो आपको 35.5 ही मिलेगा। ये चीज एकदम अपने जहन में उतार लीजिएगा कि 17Cl35 और 17Cl37 3:1 के रेशियो में एग्जिस्ट करते हैं, और एटॉमिक मास जो एवरेज एटॉमिक मास होता है क्लोरीन का वो 35.5 होता है, ठीक। ऑर्गन जो होता है वो ऑर्गन को हम AR लिखते हैं। किसी के साथ बॉन्डिंग करी क्या, नहीं करी, एटॉमिसिटी 1, तो उसको मोनोएटॉमिक बोलेंगे। सेम गोज विद हीलियम। ऑक्सीजन को करना पड़ता है अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, उसको एक और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, यानी 2 लोगों की जरूरत हो गई यहाँ पे, तो डायटोमिक। हाइड्रोजन भी H2 लिखते हैं ना, 2 हाइड्रोजन एटम्स की जरूरत पड़ी, डायटोमिक। नाइट्रोजन डायटोमिक, क्लोरीन डायटोमिक, फॉस्फोरस को 4 लोगों की जरूरत पड़ती है, टेट्राएटॉमिक। सल्फर को 8 लोगों की जरूरत पड़ती है, ऑक्टा एटॉमिक होना चाहिए, बिल्कुल ऑक्टा है। लेकिन जब ये 5 से ज्यादा हो जाता है तो उसको हम पॉली बोल देते हैं, जिसमें 6 भी आ जाएगा, 7 भी आ जाएगा, 8 भी आ जाएगा, 9 10 11 12 वो सारे पॉली में आ जाएंगे। पॉली मतलब मल्टीपल, ठीक है। तो वैसे तो 8 होती है। सोडियम Na के फॉर्म लिखते हैं, कभी देखा है Na2 Na3 Na4? नहीं देखा है। लेकिन अगर सोडियम ऑक्साइड बोल दूंगा ना, सोडियम ऑक्साइड, तो पता है क्या होगा? सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, लिखो जरा कमेंट में। सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा?
वैसे तो सोडियम इतना ज़्यादा रिएक्टिव है कि वो जल्दी जल्दी कंपाउंड बनाता नहीं है, लेकिन मान लेते हैं ठीक है, सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग? सोडियम की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की 2, क्योंकि इसके वैलेंशियल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 चाहिए होंगे इसको, 2 चाहिए होंगे, ठीक है, वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए, लेकिन चाहिए हैं मतलब गेन किया लूज किया उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, कितने किए उससे फ़र्क पड़ता है। तो Na2O हो जाएगा इसका फॉर्मूला, Na2O। तो कितनी हो जाएगी एटॉमिसिटी? 2 सोडियम और 1 ऑक्सीजन, 3 हो जाएगी एटॉमिसिटी। यहाँ सिर्फ सोडियम की बात हो रही थी ना, क्लियर इतनी बात? क्लियर इतनी बात? तो अब यहाँ पे दो और मतलब एक कॉन्सेप्ट समझ लो, एंड दैट इज आयंस का। ये आयंस क्या होते हैं? अभी मैंने बोला कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन या तो गेन करता है या तो लूज करता है। क्यों करता है? अपनी स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए, क्योंकि दुनिया में हर कोई स्टेबल होना चाहता है, हर कोई स्टेबल होना चाहता है, तो एलिमेंट भी स्टेबल होना चाहते हैं। वो स्टेबल होते हैं या तो एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन को गेन करके या लूज करके। अभी बताया था वैलेंसी में, पूरा कॉन्सेप्ट समझे। अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, कोई दानी बन रहा है, तो दानी के पास धन ज्यादा है, धन आयन, यानी इसको बोलते हैं कैट आयन। और जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को इसको जरूरत पड़ रही है, उसको हम बोलते हैं ऋण आयन, क्योंकि इसने ऋण लिया, एक इलेक्ट्रॉन दे दो भाई, तो इसको बोलते हैं एन आयन या फिर ऋण आयन बोलते हैं इसको। सिंपल सी बात। अब आपने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, कितने गेन किए, उसके बेसिस पे हम लगा देते हैं चार्ज। जैसे कि सोडियम की अगर बात करें तो सोडियम के वैलेंशियल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और मान लो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो इसका मतलब Na+। मैग्नीशियम में लिखते हैं 2+, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए। एल्यूमिनियम में लिखते हैं 3+, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए। सिमिलरली अगर क्लोरीन है तो उसमें हम ऐसे लिखते हैं -1 ना लिख के हम सिर्फ माइनस लिखते हैं, उसका मतलब है कि 1 है वो, तो उसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है। ऑक्सीजन को इस तरह से लिखते हैं, अब इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं उसने, ठीक है। तो ये मतलब होते हैं। प्लस का मतलब ये है कि उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, कितने लूज किए हैं वो यहाँ पे जो लिखा होगा नंबर, उस बेसिस पे डिटरमाइन। अगर कुछ नहीं लिखा मतलब 1 किया है। क्लियर इतनी बात कि आयंस कैसे बनते हैं, ये भी आपको बात समझ आ गई है, तो हमारा चैप्टर हो गया है खत्म, सिवाय एक चीज के, दैट इज मोल कॉन्सेप्ट। अगर यहाँ तक किसी कोई डाउट हो तो पूछ लो, नहीं तो अभी इसके बाद करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो न्यूमेरिकल छोटे छोटे से आप सॉल्व कर लीजिएगा। क्लियर है सभी को? तो हाँ जी, हाँ जी सर। देखिए मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है। मोल एक यूनिट है, मोल इज अ यूनिट यूज्ड इन केमिस्ट्री। मोल इज अ यूनिट यूज्ड इन केमिस्ट्री टू मेजर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टू मेजर the amount or the unit of any substance। जैसे कि अगर हमें बताना है कि इसमें कितने एटम्स हैं, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने आयंस हैं, ठीक है, कितने मॉलिक्यूल है, कितने एटम है, कितने आयंस हैं, तो हम उसके लिए यूज करते हैं मोल कॉन्सेप्ट का, मोल कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं हम। जैसे कि जब हम केले खरीदने जाते हैं तो हम 1 दर्जन अगर बोलते हैं तो उसको समझ आ जाता है कि 12 की बात हो रही है, 12, ठीक है। हम दर्जन सिर्फ केले के लिए यूज़ नहीं करते, हम दर्जन हर चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि बोलते हैं ना उनके 1 दर्जन बच्चे हैं दर्जन मतलब होता है 1 डज़न का मतलब होता है 12 चीज़ें, 1 डज़न का मतलब 12 चीज़ें। अब 12 केले भी हो सकते हैं, 12 बच्चे भी हो सकते हैं, 12 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही केमिस्ट्री में, क्योंकि इक्का दुक्का में तो खेल होता नहीं, बात होती नहीं कि भाई 1 दर्जन एटम पड़े हुए हैं इसमें 12 एटम, भाई वहाँ मिलियन से बात होती है, देख रहे हो, मिलियन ट्रिलियन में बात होती है। इसलिए वहाँ पे हमें एक बड़ी यूनिट चाहिए थी, तो हमने एक रेफरेंस के लिए C12 पढ़े थे ना, 3 आइसोटोप होते हैं इसके, तो कार्बन 12 जो मोस्ट अबंडेंट ग्रुप है कार्बन का, उसको लिया, ठीक है। उसमें हमने नंबर ऑफ निकाल लिए, कितने यूनिट्स है, कितने एटम्स है, उसमें हमने निकाल लिया। ये जो 12 वाला है कार्बन, मतलब 12 ग्राम जो कार्बन है, इसका एटॉमिक मास कितना, 12 ग्राम, ठीक है। तो जो 12 ग्राम का जो कार्बन 12 है, इसमें जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं 12 ग्राम कार्बन में, वो ये थे 6.02 × 10⁻23।
इसको हमने बोल दिया एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो जी ने इसकी खोज करी थी तो इसलिए इसको बोल दिया एवोगाड्रो नंबर। बस इसी को हम रेफरेंस के तौर पे यूज करेंगे। अगर मान लो तुम्हारे पास हैं कितने, अगर मान लो, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Na से, रिप्रेजेंट किससे करते हैं Na से, तब हम बोल सकते हैं एवोगाड्रो नंबर का यूज करके कि भाई 10 गुना एवोगाड्रो का 10 गुना नंबर ऑफ इसमें एटम्स हैं। अगर मान लो कि किसी में 6.02 इंटू 10⁻24 एटम्स हैं या फिर आयंस हैं, तो कुछ भी है, मैं बोल दूंगा एवोगाड्रो का 10 गुना है इसमें, एवोगाड्रो का 10 गुना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम बोलो सब्जी वाले के जाकर हमें एक मतलब एक एवोगाड्रो नंबर के बराबर के केले दे दो, तो वो आपको इतने केले निकाल के देगा। खैर वो आपको निकाल के जूते देगा, है ना, पहली बात तो। ठीक है, तो 6.02 इंटू 10⁻23 ये एक एवोगाड्रो नंबर है, जिसको एज हम यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज करते हैं। बस बात खत्म। ठीक, क्लियर, सभी को बात समझ आ गई, या फिर कोई ऐसा जिसको बात ये चीज़ समझ ना आई हो? अगर समझ में आ गई हो तो फिर हम अब यहाँ पे क्वेश्चंस करें। ठीक है, इस पे भी हम क्वेश्चन देखेंगे, इस चीज़ पे भी क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, इस पे भी आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो बनते हैं सर। ठीक है, यहीं पे लिख देते हैं। क्या चीज़ सर? हाँ, वो बैच की है ना, तो इसलिए वो प्राइवेट हो जाती है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल का अगर कभी आपसे फॉर्मूला पूछ ले कि भाई मोल, ठीक है, तो मोल वही होती है, आपकी यूनिट होती है, तो इसी को हम मोल कॉन्सेप्ट बोलते हैं। ठीक है, तो मोल कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो इसी को हम एक मोल बोलते हैं। ठीक है, एक एवोगाड्रो नंबर को ही एक मोल बोल देते हैं। ठीक है, तो यानी अगर मैंने बोला कि भाई किसी में 1 मोल चीज़ें हैं, दैट मीन कि मैं इतनी चीज़ों की बात कर रहा हूँ। 2 मोल चीज़ें मतलब कि 2 का गुणा कर दीजिए इसमें। तो जब नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालना होता है तो उसके 2 फॉर्मूले होते हैं। एक तो गिवन मास, कभी हो सकता है, अभी तक तो मैंने देखा नहीं है, लेकिन अगर आ जाए तो आप इस पर्टिकुलर फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। या फिर इसका एक और फॉर्मूला होता है गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, अगर पार्टिकल दिए हैं और तब पूछा है नंबर ऑफ मोल, तो नंबर ऑफ पार्टिकल जितने दिए ऊपर लिख दो और एवोगाड्रो नंबर से उसको डिवाइड कर दो, और उसकी वैल्यू तुम्हें वो तो वैसे तो दी गई होगी, वैसे तो तुम्हें याद होनी चाहिए। 6.02 इंटू 10⁻23 ये वैल्यू याद होनी चाहिए आपको। ठीक है, और अगर मान लो कि मोल्स नहीं पूछा, उसने गिवन मास पूछ दिया है, मान लो कार्बन है, ठीक है, कार्बन का गिवन मास पूछ दिया, नंबर ऑफ पार्टिकल दे दिया है, एवोगाड्रो नंबर मास तो पता होना चाहिए, वैसे देगा लेकिन पता होना चाहिए। इसका मॉलिक्यूलर मास नहीं देगा, पता होना चाहिए कि 12। ठीक है, 12 रखोगे यहाँ पे 6.02 इंटू 10⁻23, यहाँ पे जो वैल्यू और गिवन मास यहाँ से निकल आएगा। ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो किसी भी तरह से न्यूमेरिकल पूछ सकता है। अब करते हैं क्वेश्चन इसके जल्दी से। पीपीटी नहीं खुली है, अंधेरा करना पड़ेगा और उसके बाद पीपीटी खोलते हैं। ठीक है, अंधेरा करने के बाद। ठीक है, अंधेरा होता है बट अंधेरा नहीं होता। तुम में से कुछ लोग मैंने देखा है अंधेरा बोलते रहते हैं, अंधेरा होता है। ठीक है, अभी वो अंधेरा होगा क्योंकि किलवेश जी आने वाले हैं, स्वागत करेंगे सभी लोग, आवाज़ भी नहीं आएगी लेकिन फिर तुरंत से खुल जाएगी। ठीक है, चलिए, किलवेश जी जा चुके हैं अभी। पहला क्वेश्चन करेंगे, जल्दी से करिए। अच्छा, ये तो अभी आयनाइजेशन जी पढ़ा नहीं, पीरियोडिक टेबल वाले में पढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन करिए। व्हेन डिड कार्ल एंडरसन डिस्कवर अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड पॉजिट्रॉन? उसी साल डिस्कवर किया था जिस साल हाँ भाई ठीक इधर अंधेला। SPDF बताओ। नहीं बताएंगे, क्या कर लोगे? SPDF नहीं बताएंगे, दिमाग खराब करके रखे। SPDF बता दीजिए। अब उतनी देर से बता नहीं रहे कि अभी क्वेश्चन आएगा वहाँ पे बताएंगे। SPDF बता दीजिए। SPDF पूरा पढ़ लेंगे हैं। कार्ल एंडरसन 1932। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, जो कि अभी हम पॉजिट्रॉन डिस्कस कर रहे थे, जिसका कि चार्ज जो होता है सेम इलेक्ट्रॉन का सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज होता है, बस पॉजिटिव में होता है।
बट ये प्रोटॉन से कैसे डिफरेंट है, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मास डिफरेंट होता है, बट इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का मास सेम होता है। ठीक है, करिए। In which year did Niels Bohr propose a theory for the hydrogen atom based on the quantum theory that some physical properties take only discrete values? 1919, 1921, 1909, 1913। अभी देखा 1930 में और 1922 में जब चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था, जब तब इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, अब आ जाओ। क्वांटम नंबर, एसपीडीएफ 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 हैं, वैसे पीडीएफ चिल्लाते रहते हो। एसपीडीएफ सर बता दीजिए एसपीडीएफ। तो एसपीडीएफ जो होती हैं आपकी, ये होती हैं एसपीडीएफ जो होती हैं आपकी, ये सब शेल्स होती हैं। क्या होती हैं? सब शेल्स होती हैं। चलो फिर, नहीं भाई इसमें क्या नहीं, इसमें 1913 नहीं होगा। ठीक है, 1913 अभी तो बताए थे, इतनी जल्दी भूल गए। ठीक है, तो ये एसपीडीएफ हमारी क्या होती है? एसपीडीएफ होती हैं जो आपकी सब ऑर्बिटल्स होती हैं, उनको हम बोलते हैं एसपीडीएफ। ये 4 हमारी सब ऑर्बिटल्स होती हैं। अब इसके यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है ना, ये क्वांटम नंबर पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्वांटम नंबर क्या होता है? क्वांटम नंबर हमारे 4 तरह के होते हैं। एक तो होता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक होता है एंगुलर क्वांटम नंबर, ठीक है, जिसको कि एज्यूमिथल भी बोल देते हैं। एंगुलर बोल लीजिए, फिर एज्यूमिथल बोल लीजिए, एंगुलर या फिर एज्यूमिथल। एक होता है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और एक होता है आपका स्पिन क्वांटम नंबर। अब यहाँ पे क्वांटम नंबर पे ही क्वेश्चन है ये, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम एन से डिनोट करते हैं, एंगुलर और या फिर एज्योमिथल को हम एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। मैग्नेटिक को एम से डिनोट करते हैं और स्पिन को डिनोट करते हैं एस से। स्पिन क्वांटम नंबर को डिनोट करते हैं एस से। अब मान लेते हैं यहाँ पे किसका पूछा गया? 4f ऑर्बिटल का पूछा गया है। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो उसकी वैल्यू उतनी होती है जो इस एस पी डी या जो f है उसके आगे जो भी नंबर लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे 4f का पूछा है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 हो जाएगा, n की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो आप इसको हटा सकते हैं। एज्यूमिथल जो क्वांटम नंबर होता है दैट इज l, उसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, उसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। s सब ऑर्बिटल के लिए 0 होती है, p के लिए 1 होती है, d के लिए 2 होती है और f के लिए 3 होती है। तो आप इसको भी काट सकते हैं। पहले ये बताइए, 2 चीजें समझ आई कि नहीं आपको, जो मैंने यहां पे चीज आपको बताई? 2 चीजें आपको समझ में आई या फिर नहीं? समझ में आ गई हो तो फिर ये वाला कर ले, मैग्नेटिक वाला। तब तक चलो अब बताइए, जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू -l से +l तक वैरी कर सकती है। मतलब जैसे कि मैंने बोला 3 है वैल्यू, इसकी वैल्यू 3 निकल के आई ना 4f ऑर्बिटल के लिए, तो इसके लिए इसकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू -3 से +3 के बीच में हो सकती है। ये तो +3 से एक्सीड कर रहा है, खत्म काम, खत्म हुआ खेल। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको क्वांटम नंबर पता होना चाहिए। आगे बढ़ लें अभी। चलिए अगला क्वेश्चन करिए, द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो यार ये मतलब 11th 12th हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन ठीक है, अब इसको यार मैं समझा तो यहाँ पे नहीं सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी लंबा कॉन्सेप्ट है, तो इसको स्किप करना ही मेरे हिसाब से ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, इसको आप स्किप ही कर दीजिए, बिकॉज ये पूरा 11th और 12th की केमिस्ट्री पे ये डील करता है। एक क्वेश्चन की पीछे हम पूरा 11th और 12th की केमिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करिए।
व्हाट डज इट मीन व्हेन एन ऑब्जेक्ट हैज अ पॉजिटिव चार्ज? पॉजिटिव चार्ज अगर किसी में, तो उसका मतलब क्या? उसका मतलब ये है कि उसने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन या तो लूज किए हैं या तो फिर उसमें नंबर ऑफ, अब इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं कि इसका मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए हैं, प्रोटॉन्स ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि हमें पता है एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए मतलब अपने आप है कि प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई, तो इट हैज़ मोर प्रोटॉन्स दैन इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज द रिलेटिव चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन? रिलेटिव चार्ज कितना होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन में? तो न्यूट्रॉन 0 होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव 1 होता है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर एंड कॉम्पोजिशन इज करेक्ट? एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड मास नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सर आज साइंटिस्ट वाली फीलिंग आ रही है सर जी। अच्छा, तो किसका सही है? एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, मास नंबर सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये भी सही है, ठीक है। तो दोनों सही होंगे ना, ये देख लिया करो करेक्ट पूछे इनकरेक्ट, क्योंकि मैं भी कई बार इस तरह की गलतियां कर देता हूँ, ठीक है। फिर आप लोग भी बताते हो। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम? एटॉमिक मास सोडियम कितना है? देखो अभी हम लोगों ने ये याद नहीं किया, वैसे तो 23 आंसर होगा, लेकिन हम लोगों ने भी याद नहीं किया। मैं आपको याद कराऊंगा कि कितना एटॉमिक नंबर होता है और कितना कैसे हम एटॉमिक मास डिटरमाइन करते हैं, वो आप सीख जाएंगे, अभी मत रटिएगा इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स? तो नंबर ऑफ एटम्स का सही रिप्रेजेंटेशन कौन सा है? नंबर ऑफ एटम्स का सही रिप्रेजेंटेशन कौन सा है? कौन सा होगा सही रिप्रेजेंटेशन? नंबर ऑफ एटम्स मतलब एक तरह से हम वही एक तरह से मोल कॉन्सेप्ट है, तो मोल कॉन्सेप्ट में क्या पूछा था, देखा था नंबर ऑफ मोल्स, तो वही है सिंपल, गिवन मास अपन मोलर मास इनटू एवोगाड्रो नंबर, खत्म। यही तो अभी पढ़े थे, ठीक है, यही तो पढ़े थे, नहीं पढ़े थे कि क्या होता है अभी सर, ये गजब हो तुम लोग, ठीक है। यही तो अभी पढ़े थे कि नंबर ऑफ गिवन मोलर मास अपॉन गिवन मास अपॉन मोलर मास, एक तो ये फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला क्या पढ़े थे मोल कॉन्सेप्ट पे कि गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल और अपॉन एवोगाड्रो नंबर, यही पढ़े थे। नंबर ऑफ एटम यानी एक तरह से नंबर ऑफ पार्टिकल पूछ रहा है हमसे यहाँ पे, एवोगाड्रो नंबर को वहां भेज दो तो मास नंबर अपॉन मॉलिकुलर मास इनटू एवोगाड्रो नंबर, ये बन जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल का फॉर्मूला, खत्म, ठीक। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट द थर्ड ऑर्बिट और एम शेल कैन हैव? थर्ड ऑर्बिट को हम एम शेल बोलते हैं। थर्ड ऑर्बिट की बात हो रही है, बोर बरी वाला मॉडल लगा दो, 2n², जहां पे n की वैल्यू 3 है, तो 3 3 9 इंटू 2 18, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम? तो कौन सा सही नहीं है? साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। नहीं भाई, न्यूक्लियस तो बहुत छोटा सा अंदर वहां पे पड़ा हुआ है, तभी तो सिर्फ कुछ ही अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहे थे। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, बिल्कुल सही है। नॉट करेक्ट पूछा है तो पहला वाला आंसर हो जाएगा, बिकॉज नॉट करेक्ट पूछा है, ठीक है। नॉट करेक्ट पूछा है, पहला वाला आंसर हो जाएगा। देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एन एटम कॉल्ड न्यूक्लियस, नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बना होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स एंड वैलेंसी इज करेक्ट? कौन सा सही है पेयर? बोरॉन 2 और फ्लोरीन 3। तो बोरॉन की अगर हम बात करें तो एटॉमिक नंबर कितना होता है? इसका एटॉमिक नंबर 5 होता है, 5 होता है ना, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा? अब 5 होता है ना, तो मुझे नहीं बोलना चाहिए कहते से, क्योंकि अभी आप लोगों को याद नहीं होंगे, कुछ लोगों को तो याद होंगे, ठीक है, लेकिन काफ़ी लोगों को भी याद नहीं होंगे, बिकॉज हमने अभी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट वाला चैप्टर पढ़ा नहीं है। तो 2,3 होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दैट मीन्स कि इसको 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने होंगे अगर इसको स्टेबिलिटी चाहिए तो यानी कि यहाँ पे 3 आ जाएगी इसकी वैलेंसी। फ्लोरीन की अगर बात करें तो फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,7 होगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसको गेन करना पड़ेगा, यानी इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी, ठीक है। तो यानी दोनों ही गलत मैच्ड हैं, ऑप्शन नंबर ए, नीदर 1 नॉट 2। Which theory discusses the relationship between ligand bonding and degradation of d orbitals in metal complexes and the geometry of metal complexes and the splitting of d orbitals? ये भी जो आपका क्वेश्चन है सर एंड मैम, ये 11th और 12th की केमिस्ट्री से है। आंसर तो इसका लिगैंड फील्ड थ्योरी होगा, लेकिन वही है, एक क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन के पीछे हम पूरा 11th 12th की केमिस्ट्री नहीं करने चले जाएंगे। और अगेन ये सेम क्वेश्चन आपका 11th 12th से ही है, लेकिन 2022 में ये क्वेश्चन पूछे गए थे सीजीएल। व्हाट काइंड ऑफ फोर्सेज अराइज फ्रॉम ट्रांजिएंट डाइपोल्स? Dipoles in atoms that induce transient dipoles in nearby atoms produce an attractive force are significant over short distances। तो कौन सी तरह का फोर्स होता है? ऑप्शंस है आपके,
डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, लंडन डिस्पर्जन फोर्स, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स, या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पे सही आंसर होगा डाइपोल डाइपोल फोर्स, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बिकॉज डाइपोल्स की यहाँ पे बात हो रही है। In 1898, whose theory propounded that the ions groups bonded to the metal by secondary bonding have spatial arrangement corresponding to different characteristic coordination number। coordination number अगेन यार 11th 12th के से मतलब 2022 में लोगों ने खूब क्वेश्चन पूछे हैं। देखिए एरिक हकल तो नहीं होगा, बिकॉज केमिस्ट्री में ही पढ़ेंगे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स के इन्होंने फॉर्मूला दिया था कि भाई अगर इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी में तो वो आपका एरोमेटिक साइक्लिक कंपाउंड होगा, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, आंसर यहाँ पे होगा हेनरी ताउबे। व्हाट इज द एटॉमिसिटी ऑफ फॉस्फोरस? फॉस्फोरस की परमाणुता कितनी होती है? तो परमाणुता कितनी होगी? 4 होगी, टेट्राटॉमिक होगा ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। सीजन में 12th ही केमिस्ट्री, हाँ जी सर ये क्लास थोड़ा सब्र करना। चलो 18th नंबर, विच फॉर्मूला इज यूज टू रिप्रेजेंट द 3-dimensional स्ट्रक्चर्स ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग अ 2-dimensional सरफेस लाइक अ शीट ऑफ पेपर, और बॉन्ड लाइन लुईस स्ट्रक्चर फॉर्मूला, या फिर डैशविज, या फिर कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। चलो भाई, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? विच फॉर्मूला इज यूज टू ट्रीट द 3D स्ट्रक्चर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स यूजिंग अ 2D सरफेस लाइक अ शीट ऑफ पेपर। तो किस फॉर्मूले का हम यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट अ 3D स्ट्रक्चर? ठीक है, तो इसमें हम यूज करते हैं, देखो लुईस स्ट्रक्चर तो वो नहीं होगा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स में डॉट डॉट रिप्रेजेंट करके हम बॉन्डिंग करते हैं। डैश वेज फॉर्मूला होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर होगा। ठीक है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा, इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एन एटम व्हाट डज n सिग्निफाई इन 2n² फॉर्मूला? तो n का मतलब क्या होता है 2n² में? नंबर ऑफ शेल होता है। ठीक है, कौन सी नंबर का शेल? नंबर ऑफ गिवन शेल फ्रॉम द न्यूक्लियस। पहली शेल है, दूसरी शेल है, तीसरी है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म न्यूट्रॉन, मॉलिक्यूल, प्रोटॉन या फिर कंपाउंड। तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई ये कंबाइन करते हैं इन द स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म दी मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एटम्स कंबाइन करते हैं टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी क्या क्वेश्चन आप करेंगे? 2 क्वेश्चन है। ठीक है, 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए। चलिए भाई, थैंक यू सभी को। बाकी मिलते हैं कल अगले लेक्चर में, अगली क्लास में। सूरज, लेजेंड गेमिंग, अनिकेत खान, आयशु धाकड़, प्राची पंडित, ठीक है, अनिता, अवधेश राणा, दिल्ली पुलिस, AIR 129। अच्छा 129 तुम्हारी ही रैंक आई है क्या? है, बहुत सही। चलिए भाई, थैंक यू सभी को। एंड जिन लोगों को बैच ज्वाइन करना है तो ये वेबसाइट है और क्वेरी नंबर ये, लेकिन इमीडिएट रिस्पांस अभी नहीं मिलता है। ठीक है, तो मत करना तो ज़्यादा सही रहेगा, है ना। अगर कुछ ज़रूरी काम हो तो व्हाट्सएप कर सकते हो। बाकी तो परमार एकेडमी एप्लीकेशन है, जो हमारे आईफोन के यूज़र्स हैं तो वो लिंक ले सकते हैं। तो वेबसाइट में पहले आप ID बना लीजिए, देन यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी। अगर आप आईफोन यूज़र हैं व्हाट्सएप करिएगा। ठीक है, बाकी तो आप SSC GK बैच 2.0 है, सारी चीज़ें रिकॉर्डेड है, बिकॉज केमिस्ट्री हम लोगों को यहाँ पे फिनिश होने को है, तो केमिस्ट्री हमारा लास्ट है। बाकी सारी क्लासेस आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगी लेक्चर में। ऑलराइट, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं कल के लेक्चर में। थैंक यू।